सड़क के किनारे ठंड से मरने की हालत में पड़ा एक लो लेवल ऑक्टोपस फैमिलियर जिसे सबने छोड़ दिया था, लेकिन तुमने बस एक नजर में तय कर लिया कि तुम उससे पैक्ट करोगे और उसे जीवन भर का साथी बनाओगे। सड़क पर खड़े हाई स्कूल के छात्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वही पुराना जीनियस जिसने सिर्फ एफ रैंक टैलेंट अवेकन किया है और जिसने जैसे पूरी तरह हार मान ली है। लेकिन तुम उन्हें जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाते। तुम सीधे उस ऑक्टोपस फैमिलियर को अपने फैमिलियर स्पेस में रख देते हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसके एंसेस्ट्रल ब्लड को देख सकते हो। कंपैटिबिलिटी रेट 90%। घर लौटने के बाद तुम देखते हो कि छोटा ऑक्टोपस फैमिलियर और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। तभी तुम्हारे एफ रैंक टैलेंट से जुड़ा ग्रेट एंशंट सिस्टम तुम्हारी जरूरत को पहचान लेता है और एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है। क्या आप एंसेस्ट्रल ब्लड को फ्यूज करना चाहते हैं? तुम मन ही मन कहते हो, फ्यूज। बस ये सोचते ही एक अजीब सी खून की बूंद तुरंत उस स्पिरिचुअल टेंटिकल बीस्ट के शरीर में गिर जाती है। फ्यूजन सफल हो जाता है। स्पिरिचुअल टेंटल बीस्ट ने इवोल्यूशन पूरा कर लिया है और फर्स्ट रैंक ब्लड से बढ़कर अब वह फॉरबिडन ब्लड बन चुका है। अगले ही पल जो जीव मरने की हालत में था वह हिंसक तरीके से तड़पने लगता है। उसका शरीर लगातार बड़ा होता जाता है और आखिरकार वह 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब उसके सामने जो खड़ा है वह एक भयानक मॉन्स्टर है। ऑक्टोपस का सिर, इंसान का शरीर और चमगादड़ जैसे पंख। तुम हैरान होकर चिल्ला उठते हो, ये क्या? ये तो कतुलू है, ग्रेट एंशंट्स में से एक। हालांकि जो कतुलू अभी तुम्हारे सामने है वह अभी बहुत छोटा है। असली कतुलू तो पहाड़ से भी बड़ा होता है और उसकी सिर्फ एक थप्पड़ से फुसंट द्वीप मिट सकता है। लेकिन कतुलू का यह मिनिएचर रूप भी तुम्हें चैन से खड़ा नहीं रहने देता। तुम बस एक बार उसकी तरफ देखते हो और अचानक अनगिनत स्पेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में फुसफुसाने लगते हैं, जैसे तुम्हें पागल बना देना चाहते हो। लेकिन तभी तुम्हारा रहस्यमय एफ रैंक टैलेंट सक्रिय हो जाता है और तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाता है। उसी समय कतलू धीरे धीरे अपना विशाल शरीर झुका देता है, जैसे तुम्हारे सामने अपनी पूरी निष्ठा दिखा रहा हो। यह देखकर तुम खुशी से झूम उठते हो और तुरंत कथुलू की इंफॉर्मेशन देखने लगते हो। नाम कथुलू, टाइटल लॉर्ड ऑफ हर्लिथिए, लॉर्ड ऑफ लुआंट, ग्रैंडलू, टैलेंट इमॉर्टल रिजनरेशन। ये टैलेंट देखकर तुम कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हो, क्योंकि इसका मतलब साफ है, कथुलु कभी मर नहीं सकता। सच में ग्रेट एंशियंट के लायक। अभी तो सीथुलू सिर्फ जुवेनाइल स्टेज में है और फिर भी इतना खतरनाक है। तो सोचो, जब सीथुलू एडल्ट बनेगा तब कितना भयानक होगा। कथुलू का एट्रीब्यूट वाटर है, जो उसके ओरिजिन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। कथुलू मिथ में खुद कथुलू भी इसी टाइप का है और उसकी टेंटलस वाली उत्पत्ति एक एक्वाटिक क्रिएचर से जुड़ी है। आखिर सीथुलू एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखता है और सबसे खास बात यह है कि सीथुलू को किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट से काउंटर नहीं किया जा सकता, यानी टाइप डिसएडवांटेज की कोई चिंता ही नहीं। एट्रीब्यूट के अलावा कथुलू की स्किल्स भी पागल कर देने वाली हैं। टेंटल अटैक, कलेक्टिव मैडनेस, कॉल ऑफ कथुलू। ऊपर से कथुलू का अफिनिटी लेवल सीधे मैक्सिमम पर है और लॉक भी हो चुका है, यानी कथुलू के बिट्रेयल की कोई चिंता नहीं। हालांकि कथुलू की एक कमी है, कथुलू अपने मास्टर पर बेहद शक्तिशाली मेंटल इंटरफेरेंस डालता है। लेकिन तुम्हारा मिस्टीरियस एफ रैंक मास्टर टैलेंट भले ही फैमिलियर को कोई बोनस न देता हो, फिर भी इस टैलेंट वाला मास्टर असाधारण मेंटल स्ट्रेंथ रखता है, जो हर तरह की साइकिक इंटरफेरेंस को कैंसल कर सकता है। इस तरह कथुलू और तुम्हारा टैलेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और कथुलू तुम्हारे साथ हो तो ग्रेट फैमिलियर एग्जामिनेशन में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक और आवाज गूंजती है। मिशन नेम, यिंगिंग एकेडमी में प्रवेश करना, रिवॉर्ड 1 बूंद एंसेस्ट्रल ब्लड। तुम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो। ये दूसरी मिशन देखकर तुम बेहद खुश हो जाते हो, क्योंकि अभी अभी तुमने फैमिलियर पैक्ट मिशन पूरा किया है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि एंसेस्ट्रल ब्लड कितना शक्तिशाली होता है। यीजिंग एकेडमी भले ही डैक्सिया किंगडम की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी हो और हर जीनियस उसमें प्रवेश पाने के लिए लड़ता हो, लेकिन तुम्हारे पास कथूलू है जो एडमिशन एग्जाम को आसानी से साफ कर सकता है। इसलिए यह मिशन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मिशन सक्सेसफुली एक्वायर्ड। हालांकि ग्रेट एडमिशन एग्जाम अभी नहीं है, कल सिर्फ एक मॉक एग्जाम होने वाला है। तुम अपने सामने खड़े थुलू को ध्यान से देखते रहते हो और जितना ज्यादा तुम कथूलू को हर एंगल से देखते हो, उतना ही ज्यादा तुम्हें कथूलू पसंद आने लगता है।
काफी देर तक कथुलू को निहारने के बाद तुम कथुलू को अपने समनिंग स्पेस में वापस रख देते हो। जबकि इस समय कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग गुस्से और जलन में डूबे हुए हैं। उनमें से एक है जायोन शेंग, जो 4 महान जीनियस में से एक है, और इस समय उसकी हालत बेहद खराब है। वह गुस्से में अपने पिता से कहता है, वह कमीना बहुत घमंडी है। उसने सबके सामने मुझे मारा ही नहीं, बल्कि लगभग मेरी आने वाली पीढ़ी भी खत्म कर देता। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। च्यांग शेंग अपने पिता जेनियांग के सामने बैठा रोते सिसकते अपनी शिकायत सुना रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। यूलिंग ने शहर में जो ग्रुप बेहद शक्तिशाली है, जबकि वह लड़का सिर्फ एफ रैंक टैलेंट वाला एक मामूली समनर है। उसे मारना तो बच्चों का खेल है। तभी जेनियांग अपना हाथ उठाकर अपने बेटे को चुप कराता है और गंभीर आवाज में कहता है, यान शेंग, मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि बड़े मामलों में शांत रहो। खुद को देखो, गुस्से ने तुम्हारी समझ छीन ली है। उस लड़के को मारना आसान है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यूलिंग शहर में हत्या सख्त मना है। अगर जो ग्रुप ने यह नियम तोड़ा तो सिटी लॉर्ड मैंशन तुरंत जांच शुरू कर देगा। और क्या तुम्हें पता है कि वे बहुत समय से हमारे जो ग्रुप को खत्म करने का मौका ढूंढ रहे हैं? तुम जो ग्रुप के वारिस हो, इसलिए सिर्फ अपने फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोच सकते। तुम्हें पूरे ग्रुप के नजरिए से सोचना होगा। एक मरा हुआ कचरा ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो ग्रुप? यह सुनकर जुआन शेंग कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि सच में उसने इतनी दूर तक सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मान लेता है कि उसके पिता की बात पूरी तरह सही है। बात समझने के बाद जियान शेंग दांत भींचकर कहता है, मैं समझ गया पिता, अब मैं उस कमीने से झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन जेन यांग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे। यूलिन शहर में हत्या मना है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ कभी मना नहीं रही। यह सुनते ही जुआन शेंग की आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत समझ जाता है कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। वह उत्साह से कहता है, मैं समझ गया। मुझे बस ऐसा इंतजाम करना है कि वह एक्सीडेंट में मर जाए और जो ग्रुप का नाम भी ना आए। सही कहा ना पिता? तो मुझे क्या करना होगा? तब जेनियांग शांत आवाज में कहता है, कल मॉक एग्जाम है और अगर कोई उसमें भाग नहीं लेता तो वह ग्रेट एडमिशन एग्जाम में रजिस्टर नहीं कर सकता। यह परीक्षा एक सीक्रेट रेल्म में होती है, जहां हर जगह खतरे छिपे रहते हैं। इसलिए एक एफ रैंक समनर के लिए कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाना बहुत आसान है ना? यह सुनकर जुयानशेंग बेहद खुश हो जाता है, लेकिन उसी पल उसे अचानक एक समस्या का एहसास होता है। पिता, और अगर लिमोरान एग्जाम में हिस्सा ही न ले तो? तब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, खानों में जाकर गुलाम बनना। उस समय आपको उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जिंदगी खुद मौत से भी बदतर हो जाएगी। अगले दिन तुम स्कूल पहुंचते हो। बहुत से लोग तुमसे दूरी बना लेते हैं। उनके चेहरे पर तिरस्कार और डर का अजीब सा मिला जुला भाव है। आखिर तुमने सिर्फ एफ रैंक मास्टर समनर टैलेंट अवेकन किया है, इसलिए स्वाभाविक है कि बहुत से लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं। लेकिन कल अवेकनिंग सेरेमोनी के बाद जो हुआ, जब तुमने सबके सामने यनशेंग को पीट दिया, उससे कई लोग डर भी गए हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दबाव ने तुम्हें पागल बना दिया है और तुमने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया है, वरना तुम जुयान शेंग जैसे इंसान को छेड़ने की हिम्मत कैसे करते? तभी जियन यूरो हमेशा की तरह तुम्हारे पास आ जाती है। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही है। उसे देखकर तुम्हारी नजर नरम पड़ जाती है। सिस्टर रहू, चलो। तभी एक शिक्षक की आवाज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसी समय 4 महान जीनियसेस में से एक लिंजांग ने घमंडी अंदाज में तुम्हारे सामने आकर रुकता है और व्यंग्य से कहता है, लिमोरान, मेरा कॉर्बाटू स्पैरो एक सुपीरियर ब्लड लाइन क्रिएचर है। यंग मास्टर जो ने इसे मेरे लिए 8 लाख गोल्ड कॉइन्स में खरीदा है। लेकिन तुम जलना मत। ओह हाँ, मैं भूल ही गया था कि तुम्हारे पास तो एफ रैंक टैलेंट है। अगर तुम जलोगे भी तो क्या फायदा? तुम जैसी हैसियत वाला कभी ऐसी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। तभी जोयान शेंग भी पास आ जाता है और वही तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहता है, हम एक एफ रैंक टैलेंट वाला कचरा, और आज भी एग्जाम देने आया है। तुम्हें मरने का डर नहीं लगता? यह सुनकर तुम्हारी नजर अचानक ठंडी और सख्त हो जाती है। तुम कहते हो, क्या हुआ? कल की मार से कुछ सीख नहीं मिली? फिर से पिटना है? यह सुनते ही जुयान शेंग अनजाने में थोड़ा पीछे हट जाता है। तुम्हारी नजर से वह एक पल के लिए सचमुच घबरा गया था, लेकिन वह जल्दी ही संभल जाता है। उसके मन में ख्याल आता है,
कल उसने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मेरे पास कोई क्रीचर नहीं था, लेकिन आज मेरे पास है, फिर वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कंट्रैक्ट क्यों करता? यह सोचकर जायन शेंग का चेहरा तुरंत क्रूर हो जाता है और वह गर्व से कहता है, मैंने एक टॉप टियर टाइगर क्रिएचर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्लेजिंग हंटर टाइगर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी तुम मेरा सामना कर सकते हो? इतना कहते ही जुयन शेंग तुरंत अपनी क्रीचर को समन कर देता है। सभी के सामने लगभग 1 मीटर लंबा एक विशाल बाघ प्रकट होता है, जिसका पूरा शरीर जलती हुई आग से ढका हुआ है। हालांकि वह अभी जुवेनाइल है, लेकिन फिर भी उसके शरीर से एक शाही और डरावनी आभा निकल रही है। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई, आसपास खड़े कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, वाह, क्या जबरदस्त क्रीचर है, सच में जो ग्रुप के यंग मास्टर के लायक। यह बीस्ट बहुत महंगी होगी। हाँ, मुझे याद है, इसका बेस प्राइस ही 4 मिलियन गोल्ड कॉइन से कम नहीं है। लोगों की यह बातें सुनकर जुयान शेंग और भी ज्यादा घमंडी हो जाता है और तुम्हारी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तो लिमोरान, अब कैसा लग रहा है? मेरा ब्लेजिंग हंटर टाइगर एपिक ब्लड लाइन का है। भले ही अभी जुवेनाइल हो, लेकिन तुम्हें चीर कर रख देना इसके लिए बच्चों का खेल है। उसे उम्मीद थी कि तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई देगा, ताकि वह तुम्हें सबके सामने और भी अपमानित कर सके और कल की बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन तुम बिल्कुल शांत खड़े रहते हो। तुम्हारे लिए यह ब्लेजिंग हंटर टाइगर भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन कथूलू के सामने यह दिन और रात जितना फर्क है। तुम हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहते हो, तुम सच में सोचते हो कि एक कागजी बाग से मुझे डरा दोगे? तुम्हारे इस तिरस्कार भरे भाव ने जोयान शेंग को तुरंत गुस्से से पागल कर दिया। अगर स्कूल में लड़ाई पर सख्त पाबंदी न होती तो शायद वह उसी समय अपने ब्लेजिंग हंटर टाइगर को आदेश दे देता कि वह तुम पर हमला कर दे। वह दांत पीसते हुए कहता है, जितना चाहो उतना अक्कड़ लो, असली मजा तो मॉक एग्जाम में आएगा, तब मेरे सामने घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मत मांगना। तभी अचानक पूरे किंजू हाई स्कूल के आसमान में एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजती है। 4 महान जीनियसेस में से जो हमेशा दूसरे स्थान पर रहता था, लुजिंगोंग, धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था और वह एक शानदार विशाल पक्षी पर सवार था। उसका प्रकट होना ही पूरे स्कूल का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लोग हैरानी से चिल्लाने लगते हैं, ये क्या है? हे भगवान, ये तो डिवाइन स्पिरिट एम्परर लगता है। ओ माय गॉड, ये तो एक लेजेंडरी सेक्रेड बीस्ट है। लुजिंग गोंग ने सेक्रेड बीस्ट के एक जुवेनाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैं घोषणा करता हूं, किंजू हाई स्कूल का सबसे शक्तिशाली जीनियस लुजिंग गोंग है। लुजिंग गोंग के आगमन ने पूरी तरह जुयान शेंग की चमक फीकी कर दी। उसके सामने जुयान शेंग का ब्लेजिंग हंटर टाइगर एक बीमार बिल्ली जैसा लग रहा था और लिंजाने का कुर्बाटू स्पैरो तो इतना डर गया कि वह कांपते हुए चीखने लगा और डर के मारे लिंजाने की बाहों में छिपकर सिर तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहां तक कि तुम भी खुद को रोक नहीं पाते और चुपचाप ग्रेट आई एक्टिवेट करके उस डिवाइन स्पिरिट एम्परर की जानकारी देखने लगते हो। नाम एम्परर गॉड एल्फ, रेस डिवाइन इंपीरियल रेस, एट्रीब्यूट गोल्डन ब्लड लाइन, रैंक मोनार्क। थोड़ी ही देर में लुजिंगोंग जमीन पर उतर जाता है और अपने एम्परर गॉड एल्फ को वापस डिसमिस कर देता है, लेकिन उसके आगमन से जो सनसनी मची थी वह अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान है। वह किंजू हाई स्कूल का प्रिंसिपल जाइली है। इस साल स्कूल में असाधारण प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, खासकर लुजिंगोंग, जिसने एसएसएस रैंक इनिशियल स्पिरिट टैलेंट अवेकन किया है। और भले ही लिमोरन, जिसे कभी सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था, पूरी तरह असफल हो गया हो, लेकिन बाकी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शायद इस साल स्कूल से कई छात्र यिजिंग एकेडमीज में भी पहुंच जाए, और अगर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल के रूप में उसकी पूरी करियर सफल मानी जाएगी। जेली मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में कहते हैं, ठीक है, सभी ध्यान दें, सिमुलेशन एग्जाम अभी शुरू होने वाला है। कृपया अपनी अपनी क्लास के साथ इकट्ठा हो जाए, मैं नियम बताने वाला हूं। उनकी बात सुनते ही सभी छात्र जल्दी जल्दी इकट्ठा होने लगते हैं। यह सिमुलेशन एग्जाम असल में इनिशियल स्पिरिट ग्रैंड एग्जामिनेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन टेस्ट है। सिर्फ वही छात्र फाइनल एग्जाम में भाग ले पाएंगे जो इस सिमुलेशन एग्जाम को पास करेंगे। शैली आगे बताते हैं,
यह परीक्षा उलिन सिटी के सीक्रेट रियलम में होगी। वहां दूसरे स्कूलों के कैंडिडेट्स भी मौजूद होंगे और आप सभी एक साथ उस सीक्रेट रियल्म में प्रवेश करके परीक्षा देंगे। उस रियल्म के अंदर बड़ी संख्या में लो लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट्स छोड़ी गई हैं। आपको उन बीस्ट्स को मारकर अपने इनिशियल स्पिरिट को इवॉल्व करना होगा। जब आपका इनिशियल स्पिरिट ग्रोथ फेज में पहुंच जाएगा तब आपकी परीक्षा पास मानी जाएगी। सीक्रेट रियल्म 2 दिनों तक खुला रहेगा, इसलिए समय का ध्यान रखना। यह सुनते ही कई छात्र उत्साह से उछलने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी इनिशियल स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए अलग अलग स्पिरिचुअल और डिमोनिक बीस्ट्स को मारना पड़ता है ताकि उनकी स्पिरिचुअल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया जा सके, जिसे स्पिरिचुअल पावर भी कहा जाता है। इनिशियल स्पिरिट की ताकत को मापने का मेन क्राइटेरिया उसकी स्पिरिचुअल पावर की इंटेंसिटी होती है। जाहिर है, किसी इनिशियल स्पिरिट की पावर बिल्कुल फिक्स नहीं रहती, वो उसके मूड और इमोशंस के हिसाब से थोड़ी बदलती रहती है, लेकिन फिर भी आम तौर पर एक स्टैंडर्ड रेंज के अंदर ही रहती है। आमतौर पर किसी इनिशियल स्पिरिट को इन्फेंट स्टेज से ग्रोथ फेज में जाने के लिए 1000 से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और जितना ज्यादा पावरफुल कोई इनिशियल स्पिरिट होता है उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उसे इवॉल्व होने के लिए चाहिए होती है। ये सोचकर तुम मन ही मन सोचते हो कि क्थूलू को ग्रो होने के लिए आखिर कितनी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, और तुम थोड़ा इम्पेशेंट भी होने लगते हो। तभी प्रिंसिपल फिर से बोलना शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स, कृपया मेरे साथ सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस तक चलिए। स्कूल के सामने कई बसेस पहले से खड़ी थीं और हर क्लास उनमें बैठकर सीक्रेट रियलम की ओर निकल जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती और सब लोग सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा थे और एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हुलिन सिटी में कई हाई स्कूल हैं, लेकिन इनिशियल सीक्रेट रियल्म सिर्फ एक ही है, इसलिए यहां भीड़ होना बिल्कुल नॉर्मल था। तुम अपनी क्लास की लाइन में सबसे आगे खड़े थे और तुम्हारे बगल में क्लास 2 की लाइन थी। लूजिंग गोंग भी अपनी क्लास की लाइन में सबसे आगे खड़ा था, हमेशा की तरह ठंडा और डिस्टेंट दिख रहा था। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आखिर सीक्रेट रियल्म के गेट तक पहुंचती है। तभी अचानक लूजिंग गोंग मुड़कर तुम्हें आवाज देता है, लिमोरान, इस टेस्ट के लिए मैं तुम्हें अपने साथ टीम बनाने की परमिशन देता हूं। तुम मुड़ते हो और थोड़ा सरप्राइज्ड होकर मुस्कुराते हुए कहते हो, अरे आज स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस मुझे इनवाइट क्यों कर रहा है? लूजिंग गोंग बिल्कुल काम टोन में जवाब देता है, पिछले 3 सालों में मैं लगातार मेहनत करता रहा सिर्फ तुम्हें कैचअप करने के लिए, लेकिन अब तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगा। आज के बाद तुम और मैं एक ही लेवल के लोग नहीं रहेंगे। उसकी बातें ठंडी और एरोगेंट थीं, बिल्कुल उसके स्टाइल की तरह, लेकिन ये हेल्प से ज्यादा पिटी जैसी लग रही थी। तुम ठंडे चेहरे के साथ जवाब देते हो, जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी पिटी की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर तुम तेज कदमों से सीधे सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर जाते हो। यह देखकर लूजिंग गोंग की आंखों में एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट झलकती है और वह मन ही मन सोचता है, जो इंसान अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता वह कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। अगर तुम दी हुई हेल्प की वैल्यू नहीं समझते तो मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अचानक एक तेज लाइट चमकती है और अगले ही पल तुम खुद को एक अननोन जगह पर पाते हो। ये एक घना जंगल है, चारों तरफ शांति है, लेकिन कभी कभी दूर से बीस्ट्स की लड़ाई की आवाज और दहाड़ सुनाई देती है, जो इस जगह के डेंजरस होने का एहसास दिलाती है। यह रैंडम टेलीपोर्टेशन था और तुम्हारे लिए यह अच्छा ही है, क्योंकि इससे सीथुलू का सीक्रेट छिपा रहता है। अगर क्थूलू अभी सबके सामने आ गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बेशक तुम इसे हमेशा छिपा नहीं सकते, लेकिन ग्रेट बीस्ट एग्जाम से पहले इसे रिवील करना ठीक नहीं होगा, वरना तुम सबका टारगेट बन जाओगे। तुम अभी कुछ ही कदम चले थे कि अचानक तुम्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे सामने एक ट्रांसपेरेंट स्नेक धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर की ब्लड वेसल्स और बोन्स साफ दिखाई दे रही हैं। वह अपनी चमकीली लाल फोर्ड टंग बार बार बाहर निकाल रहा है। दिखने में वह हैरानी की बात है कि काफी क्यूट और हार्मलेस लगता है, लेकिन तुम उसे तुरंत पहचान लेते हो। यह वॉइड सर्पेंट है। उसके क्यूट लुक से धोखा मत खाना, उसका पॉइजन बहुत खतरनाक होता है। अगर वह तुम्हें काट ले तो कम से कम तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव और अल्सर्स फैल जाएंगे, और वर्स्ट केस में तुरंत मौत भी हो सकती है। वॉइड सर्पेंट उत्सुकता से तुम्हें देखता रहता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे तुम्हें पास आने के लिए ल्यूर कर रहा हो। तुम मन ही मन सोचते हो, काफी स्मार्ट है, लेकिन मेरे साथ
ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये सोचते ही तुम तुरंत कथूलू को समन कर लेते हो। लगभग 2 मीटर लंबा ऑक्टोपस हेड, ह्यूमन बॉडी और बैट विंग्स वाला भयानक सीथुलू आसमान से उतरकर तुम्हारे पास आ खड़ा होता है। उसी पल एक घना काला फॉग तुम्हारे चारों तरफ फैल जाता है, जिससे बाहर से कोई तुम्हें साफ नहीं देख सकता। कथूलू को देखते ही वॉइड सर्पेंट बुरी तरह डर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसका पहले वाला क्यूट लुक तुरंत गायब हो जाता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कथूलू उसे कैसे जाने देगा। एक लंबा टेंटिकल बिजली की तरह आगे बढ़ता है और तुरंत वॉइड सर्पेंट को जकड़ लेता है। बस हल्का सा दबाव पड़ते ही वॉइड सर्पेंट खून के फव्वारे में फट जाता है। सच में कथूलू कमाल का है। वॉइड सर्पेंट भले ही एक कमजोर स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन वह बहुत तेज होता है और आम इंसान के लिए उसे पकड़कर मारना आसान नहीं होता। लेकिन कथूलू ने सिर्फ एक टेंटेकल से उसे बिना किसी एफर्ट के खत्म कर दिया। वॉइड सर्पेंट के मरते ही उसके शरीर से एक लाइट निकलती है और सीधे कथूलू के शरीर में समा जाती है। सिस्टम की आवाज आती है, कथूलू ने लेवल 1 वॉइड सर्पेंट को मारा, 10 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिले। तुम सोचते हो एक वॉइड सर्पेंट सिर्फ 10 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स देता है। अगर ग्रोथ फेज के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए तो मुझे कम से कम 100 वॉइड सर्पेंट मारने पड़ेंगे। यह तो बहुत स्लो है। तभी अचानक सिस्टम का एक और मैसेज आता है, कथूलू ग्रोथ प्रोग्रेस 10/10,000। ये देखकर तुम चौंक जाते हो, क्योंकि कथूलू को लेवल अप होने के लिए 10,000 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स चाहिए, यानी बाकी बीस्ट से 10 गुना ज्यादा। ये देखकर तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। अब 100 नहीं बल्कि 1000 वॉइड सर्पेंट मारने पड़ेंगे। अगर सिर्फ वॉइड सर्पेंट ही मारोगे तो हर दिन लगभग 500 मारने होंगे, तभी कथूलू लेवल अप करेगा। यह सोचकर तुम थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हो, लेकिन फिर खुद को समझाते हो, कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ सीथुलू लगभग अनबीटेबल है, तो रास्ते में आने वाली हर बीस्ट को खत्म कर देता हूं। ये सोचते ही तुम तेजी से आगे बढ़ने लगते हो। क्थूलू एक लेवल तो लॉसेफियर को मारता है और तुम्हें 20 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिलते हैं। फिर क्थूलू एक लेवल 2 शार्प क्लॉ लेपर्ड को मारता है और तुम्हें 23 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिलते हैं। समन्ड बीस्ट्स के उलट वाइल्ड बीस्ट्स को लेवल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे कम लेवल 1 और सबसे ज्यादा लेवल 99। अलग अलग लेवल समन्ड बीस्ट्स की अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस के बराबर होते हैं। लेवल 1 से लेवल 10 तक की वाइल्ड बीस्ट्स की ताकत लगभग एक नॉर्मल समन्ड बीस्ट के जुवेनाइल फेज के बराबर होती है, और इस इनिशियल सीक्रेट रेल्म में सिर्फ लेवल 10 से नीचे की बीस्ट्स ही नहीं पाई जाती। सीक्रेट रेल्म की गहराइयों में सच में लेवल 10 से ऊपर की बीस्ट्स भी मिलती हैं। उनकी ताकत और एग्रेसिवनेस बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उन्हें खास तौर पर मार्क भी किया गया है, ताकि कैंडिडेट्स को चेतावनी मिल सके कि वहां जाने की कोशिश न करें, वरना गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन यह चेतावनी बाकी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए तो साफ है कि तुम्हें वहीं जाना होगा। तुम सीक्रेट रेल्म की गहराइयों की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली हर बीस्ट को खत्म करते जाते हो। लेवल 1 या लेवल 2 की बीस्ट बहुत कम स्पिरिचुअल पावर देती हैं, और तुम मन ही मन सोचते हो कि अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो क्थूलू को लेवल अप करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर मैं रियल्म की गहराइयों में नहीं गया तो शायद एग्जाम भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद काफी देर तक तुम बस एक ही काम करते हो, सीधे आगे बढ़ना और रास्ते में आने वाली हर बीस्ट को खत्म करना। क्थूलू एक लेवल 4 विंडफैंग वुल्फ को मारता है और तुम्हें 48 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिलते हैं। फिर क्थूलू एक लेवल 5 डबल क्लॉ बेयर को मारता है और तुम्हें 56 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद क्थूलू एक लेवल 7 डूम बीस्ट को मारता है और तुम्हें 78 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स मिलते हैं। रास्ते में मिलने वाली हर स्पिरिचुअल बीस्ट को क्थूलू चुटकियों में खत्म कर देता है। उसे बस अपने टेंटिकल्स में से एक को हल्का सा घुमाना होता है और वह टेंटिकल कोड़े की तरह जाकर बीस्ट को चकन्नाचूर कर देता है। एक भी बीस्ट का शरीर सही सलामत नहीं बचता। ये लड़ाई बहुत सिंपल और ब्रूटल होती है। इसमें किसी टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें बस क्थूलू को देखना होता है और मन ही मन उसकी तारीफ करनी होती है, और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। सच में ग्रेट एंशिएंट का नाम यूं ही नहीं मिला। जुवेनाइल स्टेज में भी क्थूलू इतना जबरदस्त है कि उसके सामने ये वाइल्ड बीस्ट्स बिल्कुल भी टिक नहीं सकती। लगभग 2 या 3 घंटे चलते रहने के बाद अचानक तुम्हें एक वार्निंग मिलती है। वार्निंग, आप अभी सीक्रेट रेल्म की गहराइयों में पहुंच चुके हैं।
ये इलाका बेहद खतरनाक है, कृपया तुरंत यहां से बाहर निकल जाए। उसी समय तुम्हारे हाथ की हथेली पर बना ग्लिफ भी हल्की पीली रोशनी के साथ ब्लिंक करने लगता है, जैसे तुम्हें तुरंत यहां से दूर जाने का इशारा दे रहा हो। लेकिन तुम मन ही मन सोचते हो, अगर सिर्फ किसी के कहने से ही मैं वापस लौट जाऊं तो मैं कायर कहलाऊंगा। नहीं, वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं यहीं जाऊंगा, बस। अपने सुपर कूल क्थुलू के साथ तुम सीक्रेट रेल्म की गहराइयों में कदम रख देते हो। इसी बीच दूसरी तरफ जूयान शेंग अपने कुछ गुर्गों के साथ पूरे रेल्म में तुम्हें ढूंढ रहा होता है। वे लोग बाहरी इलाके को पूरी तरह खोज चुके थे, लेकिन तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। इससे जूयन शेंग बेहद गुस्से में था। उसने अपनी आंखों से तुम्हें रेल में एंटर करते देखा था और उसका प्लान था कि अंदर ही तुम्हें मारकर ब्लेम वाइल्ड बीस्ट्स पर डाल देगा। लेकिन अब तुम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी उसका एक आदमी डरते हुए कहता है, बॉस, जू, क्या ऐसा हो सकता है कि वह रियलम की गहराइयों में चला गया हो? बाकी लोग भी सहमति में बोलते हैं, सही है, हमने पूरा आउटर एरिया खोज लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गहराइयों के अलावा वह कहीं और हो ही नहीं सकता। यह सुनते ही जुयान शेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है और वह गुस्से में कहता है, यह लिमोरान सच में पागल है क्या? एक एफ रैंक टैलेंट वाला कचरा इतनी दूर तक सीक्रेट रियलम में चला गया? क्या वह मरना चाहता है? तभी अचानक एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आता है। वह वही गुर्गा था जिसे जियान शेंग ने तुम्हें ढूंढने भेजा था। वह हाँफते हुए कहता है, बॉस, मुझे लिमोरान मिल गया। यह सुनते ही जुआन शेंग खुश हो जाता है और तुरंत पूछता है, वह कहाँ है? वह आदमी उस दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह उस तरफ और अंदर चला गया है। यह सुनकर जियान शेंग गुस्से से भड़क उठता है। यह बेकार इंसान सच में मरना चाहता है। चलो मेरे साथ, चाहे वह रेल्म की सबसे गहराई में भी क्यों ना चला गया हो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। वह आदमी कुछ और कहना चाहता था कि लिमोरन के साथ एक बहुत खतरनाक क्रीचर भी है, लेकिन उससे पहले ही जियान शेंग अपने बाकी लोगों को लेकर दौड़ पड़ा और उसका आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसी समय तुम अचानक छींकते हो और सोचते हो, कौन मुझे याद कर रहा है? फिर तुम थोड़े कंफ्यूज्ड होकर सीथुलू की तरफ देखते हो। सीथुलू अपने कई टेंटलस फैलाता है और अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ कई और बीस्ट्स खत्म हो जाती हैं। सिस्टम की आवाज आती है, क्थुलू ने लेवल 9 मैग्नेटिक हॉर्न मोफ्लॉन को मारा, 99.1 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। इस तरह के कई किल्स के बाद क्थुलू काफी स्पिरिचुअल पावर जमा कर चुका था। तुम सोचते हो, सिर्फ लेवल 9? लगता है मैं अभी भी रेल्म की गहराई तक नहीं पहुंचा हूं, मुझे और अंदर जाना चाहिए। तुम क्थुलू का ग्रोथ स्टेटस चेक करते हो। क्थुलू ग्रोथ फेज 3476/10,000, यानी लगभग एक तिहाई रास्ता पूरा हो चुका था। तुम मन ही मन हिसाब लगाते हो कि अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो कल एक दिन और फार्मिंग करने के बाद क्थुलू आसानी से लेवल अप कर जाएगा। आज तुम्हारा ज्यादातर समय आउटर एरिया में बीस्ट्स को मारने में ही चला गया था और रेल्म की गहराइयों तक पहुंचने में काफी समय लग गया, जिससे काफी पोटेंशियल स्पिरिचुअल पावर खो गई। नहीं तो अब तक इससे कहीं ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके होते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और तुम आगे बढ़ते हुए देखते हो कि जमीन पर कई मैग्नेटिक हॉर्न मोफ्लॉन मरे पड़े हैं और उनके शरीर खून से लथपथ हैं। मैग्नेटिक हॉर्न मोफ्लॉन देखने में बकरी जैसा लगता है, लेकिन उसके सिर के सींग मैग्नेट जैसे होते हैं जो ज्यादातर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच सकते हैं और उन्हें कंट्रोल करके हमला भी कर सकते हैं। यानी एक तरह से यह मैग्नीटो का छोटा वर्जन है। लेकिन फिलहाल तुम्हारी दिलचस्पी किसी और चीज में थी। तुम सोचते हो, सुना है इस मुफलों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और वैसे भी अब देर हो रही है, क्यों ना यहीं थोड़ा आराम करके खाना बना लिया जाए। ये सोचते ही तुम काम में लग जाते हो। अपने स्टोरेज स्पेस से चाकू और साफ पानी निकालते हो और मफलॉन को साफ करके तैयार करने लगते हो। थोड़ी ही देर में तुम उसके सबसे मुलायम हिस्से का बड़ा टुकड़ा काट लेते हो। फिर तुम कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हो और मांस को सींक में लगाकर धीरे धीरे भूनने लगते हो। खाना बनाने में तुम काफी अच्छे हो। मुफलों के मांस में जंगली गंध बिल्कुल नहीं थी और आग पर भूनते समय वह चट चट की आवाज के साथ तेल छोड़ रहा था। कुछ ही देर में वह पककर तैयार हो गया। तुम तुरंत एक कौर खाते हो और उसका रिच और ज्यूसी स्वाद पूरे मुंह में फैल जाता है। तभी तुम्हारे पास खड़ा सीथुलू अजीब सी आवाज निकालता है। तुम मुड़कर देखते हो तो उसके कई टेंटलस हल्के हल्के हिल रहे होते हैं। तुम हंसते हुए कहते हो, तुम्हें भी चाहिए क्या सीथुलू? और तुरंत उसे भी मांस का एक टुकड़ा दे देते हो।
सीथुलू को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उसे अपने टेंटिकल से लपेट कर तुरंत निगल जाता है। तुम दोनों आराम से खाना खा ही रहे होते हो कि अचानक आग की रोशनी की तरफ कई परछाइयां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। किसी की आवाज आती है, उधर कोई है, जल्दी चलो। यह सुनकर तुम मुड़कर देखते हो। कई लोग हाथ में टॉर्च लिए तेजी से तुम्हारी ओर दौड़ते आ रहे थे, और जब तुम बीच में खड़े इंसान को देखते हो तो तुम्हारी भौं हल्की सी उठ जाती है। जुयन शेंग। जैसे ही जायोन शेंग तुम्हें देखता है, वह तुरंत जोर से हंसने लगता है। लिमोरान, तुम सच में सोच रहे थे कि सीक्रेट रियलम की सबसे गहराई में भागकर मुझसे बच जाओगे? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? लेकिन देखो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब देखता हूं तुम कहां भागते हो। यह सुनकर तुम आराम से अपनी सींकें कैंप फायर में फेंक देते हो और अपने चिकने होंठ पोंछते हुए कहते हो, भागूं? और मैं ऐसा क्यों करूं? चोयान शेंग घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहता है, अगर तुम नहीं भागोगे तो आज का दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। तुम हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, ओ तो तुम मुझे मारने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शहर में किसी को मारना इलीगल है? सुयान शेंग ठंडे और घमंडी लहजे में जवाब देता है, बिल्कुल पता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ इलीगल नहीं होती, और यहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे बस तुम्हारी मौत को स्पिरिचुअल बीस्ट के हमले जैसा दिखाना है, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असल में तुम्हें मैंने मारा है। यह सुनकर अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है और तुम मुस्कुरा कर कहते हो, ओ तो ऐसा भी किया जा सकता है। जुआन शेंग, तुम तो सच में जीनियस हो। यह सुनकर जियान शेंग जोर से हंसने लगता है। अच्छा है कि तुमने मान लिया। मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट हूं। तभी उसके एक आदमी ने घबरा कर कहा, बॉस, जो वह आपको इनडायरेक्ट तरीके से बेवकूफ कह रहा है। यह सुनते ही जुयन शेंग कुछ पल के लिए रुक जाता है और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? लिमोरन, आज तुम निश्चित रूप से मरोगे। ब्लेजिंग हंटर टाइगर, अटैक! उसके गुस्से भरे आदेश के साथ ही आग की लपटों से ढका हुआ ब्लेजिंग हंटर टाइगर तुरंत समन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह प्रकट होता है, वही मैजेस्टिक टाइगर अचानक पूरे शरीर से कांपने लगता है, जैसे उसने किसी भयानक चीज को देख लिया हो। जुयान शेंग हैरान होकर चिल्लाता है, ब्लेजिंग हंटर टाइगर, तुम्हें क्या हुआ? हमला करो, उसे मार डालो। लेकिन टाइगर आगे बढ़ने की बजाय डर से झुक जाता है और कांपते हुए धीमी कराह निकालता है। यह दृश्य देखकर जुयान शेंग और उसके आदमी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। तुम ठंडी हंसी हंसते हुए कहते हो, लगता है तुम्हारा टाइगर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। तो अब मेरी बारी है। अचानक काले स्याह रंग का एक टेंटिकल बिजली की तरह आगे बढ़ता है और सीधे ब्लेजिंग हंटर टाइगर को जकड़ लेता है। बस एक हल्का सा दबाव पड़ते ही ब्लेजिंग हंटर टाइगर तुरंत चकनाचूर हो जाता है। एपिक ब्लड लाइन वाली यह बीस्ट चीखने तक का मौका नहीं पा सकी। यह देखकर जुयान शेंग दहशत में चिल्ला उठता है, ये आखिर है क्या चीज? उसके आदमी भी डर से कांपते हुए चिल्लाते हैं, बॉस, लिमोरान की बीस्ट को देखिए। तभी उन्हें साफ दिखाई देता है कि तुम्हारे पास एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा है जो पूरी तरह काले धुएं जैसी धुंध से घिरा हुआ है और उसके शरीर से ऑक्टोपस जैसे कई टेंटेकल्स निकल रहे हैं। यह कैसा मॉन्स्टर है? जुयान शेंग और उसके आदमी डर से कांपने लगते हैं। उस मॉन्स्टर को देखकर उनके दिल में गहरी दहशत भर जाती है। तुम ठंडी और क्रूर मुस्कान के साथ कहते हो, तुम लोग इतनी मेहनत करके मुझे मारने आए हो, तो अब तुम सब यहीं मरोगे। इतना कहते ही तुम कथूलू को आदेश देते हो, कलेक्टिव मैडनेस। उसी पल चांदी जैसी तरंगें चारों तरफ फैलने लगती हैं और जुयान शेंग तथा उसके आदमियों को अचानक महसूस होता है कि उनका शरीर उनकी बात मान ही नहीं रहा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वे बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी गायब होने लगती है और फिर वे सब एक साथ अजीब सी उलटी सी मंत्रोच्चार जैसी आवाज में बड़बड़ाने लगते हैं, जैसे किसी पागल पंथ के भक्त हों। वे सब पागलों की तरह नाचने और झूमने लगते हैं और कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। लगभग 30 सेकंड बाद उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और अगले ही पल उनके शरीर टूटकर पूरी तरह गायब हो जाते हैं, जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। तभी सिस्टम की आवाज आती है, ह्यूमन सैक्रिफाइस सफल। थुलू ने फाइब्रस फियर बिलीफ प्राप्त किया। तुम थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर सोचते हो,
फियर बिलीफ, या आखिर क्या चीज है? तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है। कृपया कथुलू को जल्द से जल्द उसकी कंप्लीट फॉर्म तक इवॉल्व करें ताकि और फीचर्स अनलॉक हो सकें। यानी इसका असली उपयोग तभी पता चलेगा जब कथुलू अपनी पूरी फॉर्म तक पहुंच जाएगा। तुम सिर हिलाकर उन विचारों को फिलहाल अपने दिमाग से निकाल देते हो। वैसे भी तुम्हें जुयान शेंग और उसके आदमियों की मौत पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें मारने की कोशिश उसी ने की थी। अगर तुम अब भी एफ रैंक टैलेंट वाले कमजोर समनर होते तो आज निश्चित रूप से मर जाते। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम जुयान शेंग को जिंदा नहीं छोड़ते। वैसे भी सीक्रेट रियलम में कोई सर्विलांस नहीं होता, और अब जब जुयान शेंग और उसके आदमी पूरी तरह गायब हो चुके हैं तो कोई सबूत भी नहीं बचा। कौन साबित कर सकता है कि यह तुमने किया? कैंप फायर बुझाने के बाद तुम कथुलू के साथ वहां से निकल जाते हो। उसी समय कहीं और सीक्रेट रियल्म में एक तेज चीख गूंजती है और सुनहरी लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। कई स्पिरिचुअल बर्ड्स तुरंत उन फ्लेम्स में जलकर गिर पड़ते हैं। सिस्टम की आवाज आती है, जिनलिंग शनवांग ने लेवल 7 फिशर बर्ड को मारा, 76 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। जिनलिंग शनवांग ने लेवल 8 एगोनाइजिंग स्पैरो को मारा, 88 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। इन नोटिफिकेशंस को देखकर लूजिंग गोंग, जो जिनलिंग शनवांग की पीठ पर बैठा था, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बहुत बढ़िया। जिनलिंग शनवांग ने यहां तक रास्ता साफ कर दिया और हम सीक्रेट रेल्म की गहराइयों तक पहुंच गए। लुजिंगोंग धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान को देखता है और कहता है, अब शाम हो चुकी है, आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। जिनलिंग शनवांग की पीठ पर बैठा वह नीचे चारों तरफ देखता है और जल्द ही उसे एक खुला मैदान दिखाई देता है। वह कहता है, यह जगह ठीक है, आज रात यहीं आराम करेंगे। फिर वह जिनलिंग शेनुआंग को नीचे उतरने का आदेश देता है। इंसान और बीस्ट दोनों धीरे से जमीन पर उतरते हैं, लेकिन जैसे ही लुजिंग गोंग अपनी बीस्ट को वापस बुलाने वाला होता है, वह अचानक रुक जाता है। उसके पास खड़ा जिनलिंग शनुआंग अचानक कांपने लगता है और उसके चेहरे पर गहरी दहशत दिखाई देती है। लुजिंगोंग हैरान होकर कहता है, जिनलिंग शनुआंग तुम्हें क्या हुआ? जिनलिंग शनुआंग अपने पंखों में खुद को लपेट कर सिकुड़ जाता है और उसका कांपना और तेज हो जाता है। लुजिंगोंग तुरंत उसका स्टेटस चेक करता है और देखता है स्टेटस, पावरफुल रेजिजुअल साइकिक इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, कॉम्बैट एबिलिटी लॉस्ट। लुजिंगोंग चौंक जाता है, रेजिजुअल साइकिक इंटरफेरेंस, यह आखिर क्या है? क्या आसपास कोई बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद है? लेकिन जिनलिंग शेनुआंग की ब्लड लाइन तो मोनार्क लेवल की है। अगर वह भी डर रहा है तो उस बीस्ट की ब्लड लाइन कम से कम ओवरलॉर्ड लेवल या शायद मिथिक लेवल की होगी। यह सोचते ही लूजिंग गोंग का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। लूजिंग गोंग की आंखों में गहरा शौक साफ दिखाई दे रहा था। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि ओवरलॉर्ड ब्लडलाइन की कोई डीमन बीस्ट इस सीक्रेट रियलम में मौजूद हो सकती है। इसलिए उसने तुरंत सोचा कि यह किसी और ट्रेनर की क्रिएचर होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि यूलिन सिटी में कोई ऐसा अनजाना जीनियस प्रकट हुआ हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं? अगर तुम यह सब देखते तो शायद तुम्हारे चेहरे पर दुनिया की सबसे मासूम एक्सप्रेशन होती, क्योंकि लूजिंग गोंग जिस जगह खड़ा था वही जगह थी जहां तुमने थोड़ी देर पहले जुयन शेंग और उसके लोगों को खत्म किया था। जिनलिंग शनवांग असल में कतूलू की कलेक्टिव मैडनेस से बची हुई साइकिक रेसिड्यू एनर्जी से प्रभावित हो गया था और उसी वजह से वह डर से कांपने लगा था। आखिर कथूलू कोई साधारण क्रीचर नहीं बल्कि ग्रेट एंशंट है, ब्रह्मांड की सबसे महान एंटिटीज में से एक। इसलिए मोनाक ब्लड लाइन वाली बीस्ट क्या, मिथिक ब्लड लाइन वाली क्रीचर भी उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर असली कथूलू सामने होता तो सिर्फ उसकी एक नजर ही किसी आम इंसान को पागल कर देने के लिए काफी होती। लूजिंग गोंग अपने ट्रेम्बलिंग स्पिरिट एल्फ को देखता रहा। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड और असहाय लग रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से वह साइकिक रेसिड्यू ज्यादा देर नहीं रहा। लगभग 1 मिनट बाद जिनलिंग शनवांग का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया और उसने 2 हल्की आवाजें निकाली, जैसे अब वह नॉर्मल हो गया हो। यह देखकर लुजिंग गोंग ने राहत की सांस ली और तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। श्याओ जिन भी हल्के से चीखा, जैसे कह रहा हो, माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। लुजिंग गोंग ने सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां इतनी पावरफुल बीस्ट हो सकती है। यह सोचते ही उसकी घबराहट गायब होने लगी और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई।
वह मन ही मन सोचता है, पिता हमेशा कहते थे कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है, और आज वह बात सच लग रही है। लिमोरान के गिरने के बाद मुझे लगा था कि यहां अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मुझे चैलेंज कर सके, लेकिन लगता है एक और है। मैं लूजिंग गोंग किसी से कम नहीं हूं। चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर पार करूंगा। तभी उसकी नजर आस-पास पड़ी और उसने देखा कि वहां एक कैंप फायर अभी-अभी बुझाया गया था। पास में कुछ मैग्नेटिक हॉर्न मुफलॉन की लाशें पड़ी थीं और साफ दिखाई दे रहा था कि यहां किसी ने अभी-अभी कैंप लगाया था, लेकिन सब कुछ साफ कर दिया गया था। इन निशानों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वह मिस्टीरियस पावरफुल व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया होगा। श्याओजिन, चलो। इतना कहकर वह अपने स्प्रिट एल्फ के साथ उसी दिशा में उड़ गया जिधर तुम गए थे। उसी समय सीक्रेट रियलम के किसी और हिस्से में एक भयानक दहाड़ गूंजती है और खून की धुंध हवा में फैल जाती है। सिस्टम की आवाज आती है, कथुलू ने लेवल 14 सैबरटूथ वुल्फ को मारा। 100 निवासी स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। तुम कथुलू के साथ लगातार बीस्ट्स का शिकार करते रहे और धीरे धीरे रात हो गई। इतनी देर हो गई, तुम कथुलू की पीठ पर लेटे हुए उसे मॉन्स्टर्स को खत्म करते देखते रहे। कई घंटे गुजरने के बाद तुम्हें भी थकान महसूस होने लगी। तुम सोचते हो अब आराम करना चाहिए, फार्मिंग कल जारी रखेंगे। ये सोचकर तुम नीचे कूदते हो और कैंप लगाने लगते हो। थोड़ी ही देर में तुम एक सिंपल टेंट लगा लेते हो, लकड़ियां इकट्ठी करके कैंप फायर भी जला देते हो। सब तैयार होने के बाद तुम सीथुलू को वापस समन स्पेस में भेज देते हो। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज तुम्हारा ध्यान खींच लेती है। तुम हल्का सा भौहें सिकोड़ते हो और हाथ उठाकर कथूलू को समन करने ही वाले थे कि तुम्हें एक फैमिलियर सिलुएट दिखाई देती है। तुम्हारा समन करने वाला हाथ हवा में ही रुक जाता है। तुम सामने खड़ा था लूजिंग गोंग। वह भी हल्का सा भौहें सिकोड़ता है। वह उस मिस्टीरियस जीनियस को ढूंढने आया था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां लिमोरान मिलेगा। वह पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एक एफ रैंक टैलेंट वाला ट्रेनर सीक्रेट रियलम की गहराइयों में अकेला, तुम्हें मरने का डर नहीं लगता? वह आसपास देखता है और नोटिस करता है कि तुमने तो यहां टेंट भी लगा रखा है, जिससे वह और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तुम भी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहते हो, फिर मिल गए हम। सच में कैंपस की महान ब्यूटी लुजिंगोंग, तुम इतनी गहराई तक पहुंच गए? लेकिन लुजिंगोंग को तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे पूछा, लिमोरान, एक बात बताओ, क्या तुमने किसी बहुत पावरफुल ट्रेनर को देखा है? उसकी बीस्ट साइकिक टाइप की होनी चाहिए। मेरे श्याओ जिनको उसकी बीस्ट की रेजिडुअल स्पिरिचुअल एनर्जी ने डरा दिया था। साइकिक टाइप बीस्ट? यहां तो ऐसी कोई बीस्ट नहीं है, बस कथुलू है जो कुछ हद तक उस कैटेगरी के करीब है। क्या सच में एम्परर डिवाइन एल्फ कथुलू की कलेक्टिव मैडनेस की बची हुई एनर्जी से डर गया? साइकिक स्किल्स अक्सर मेंटल रेजिड्यू छोड़ती हैं। ये सोचते ही तुम्हारा एक्सप्रेशन अचानक अजीब हो जाता है। कहीं लूजिंग गोंग जिस इंसान की बात कर रहा है वह मैं ही तो नहीं? तुम मन ही मन सोचते हो, क्या मुझे सीथुलू को समन करना चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने ऐसा न करने का फैसला किया। अगर लूजिंग गोंग को स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के पीछे भागना इतना पसंद है, तो उसे भागने दो। तुम भी देखना चाहते हो कि उसे सच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसलिए तुम सीधा जवाब देते हो, मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा। साफ साफ 3 बार का इनकार। यह सुनकर लुजिंग गोंग थोड़ा इरिटेट जरूर होता है, लेकिन वह तुमसे बहस करने के मूड में नहीं था। वह ठंडी हंसी हंसकर जाने लगता है, लेकिन कुछ कदम बाद रुककर पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इस सीक्रेट रेल्म से निकल जाओ। तुम्हारे लेवल का इंसान यहां रहेगा तो बस मौत का इंतजार करेगा। आखिर 3 साल तक तुम वही इंसान थे जिसे पार करने की कसम उसने खाई थी। भले ही अब तुम गिर चुके थे, लेकिन लूजिंग गोंग तुम्हें इतनी बेकार मौत मरते नहीं देखना चाहता था, वरना पिछले 3 सालों की उसकी मेहनत मजाक बन जाती। तुम शांत स्वर में जवाब देते हो, अपना काम करो, वही काफी है। जिद्दी इंसान, जब कीमत चुकाओगे तब समझ आएगा। उसका चेतावनी भरा लेकिन नेक इरादा फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। लुजिंग गोंग को थोड़ी झुंझलाहट होती है और वह तय करता है कि अब तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देगा। वह तुरंत अपने एम्परर डिवाइन एल्फ के साथ वहां से उड़ जाता है। तुम बस सिर हिलाते हो और अपनी टेंट के अंदर चले जाते हो। तुमने अभी अभी स्लीपिंग बैग खोलकर आराम से सोने की तैयारी की ही थी कि अचानक एक तेज चीख
सन्नाटे को चीर देती है। तुम चौंक कर बाहर निकलते हो। स्पिरिट बीस्ट इन्वेजन। बाहर आकर जो दृश्य तुम देखते हो उससे तुम हैरान रह जाते हो। आसमान में लुजिंग गोंग अपने एम्परर डिवाइन एल्फ पर सवार होकर ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि अचानक चारों तरफ से कई जायंट ईगल्स प्रकट हो गए और एम्परर डिवाइन एल्फ पर लगातार हमला करने लगे। तुम उन्हें तुरंत पहचान लेते हो। ये सिरुलियन जायंट ईगल्स हैं। सिरुलियन जायंट ईगल एक बेहद खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट है। बिगिनर सीक्रेट रेल्म में भी सबसे कमजोर सेरुलियन जायंट ईगल लेवल 15 से ऊपर होता है और कुछ तो लेवल 18 या 19 तक भी पहुंच जाते हैं। भले ही लुजिंग गोंग का एम्परर डिवाइन एल्फ बहुत ऊंची ब्लड लाइन का था, लेकिन वह अब भी सिर्फ जुवेनाइल स्टेज में था और उसकी असली ताकत अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। दूसरी तरफ सेरुलियन जायंट ईगल्स बेहद क्रूर और आक्रामक थे। एक साथ इतने सारे जायंट ईगल्स का सामना करते हुए एम्परर डिवाइन एल्फ के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। अचानक एम्परर डिवाइन एल्फ ने एक दर्द भरी चीख निकाली और उसकी कई सुनहरी पंख हवा में बिखर गईं। आसमान में लुजिंगोंग अब बिल्कुल भी संतुलन बनाए नहीं रख पा रहा था। अगले ही पल वह चीखते हुए नीचे गिरने लगा। इतनी ऊंचाई से गिरना उसकी जान ले सकता था। तुम यह दृश्य देखकर बड़बड़ाते हो, यह आदमी सच में मुसीबत को खुद बुलाता है। यह देखकर तुम अब चुप नहीं रह सकते थे। तुमने तुरंत कथूलू को समन किया और उसे आदेश दिया कि वह तुम्हें अपने टेंटिकल से पकड़कर ऊपर ले जाए। अगले ही पल सथुलू के शरीर से काली धुंध फैलने लगी और उसने तुम्हें भी अपने साथ उस धुंध में छिपा लिया। फिर उसका शरीर जैसे धुंधला सा हो गया और वह बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह लुजिंगोंग के नीचे पहुंच गया। उसी क्षण दर्जनों टेंटलस बिजली की तरह आसमान की तरफ बढ़े और उन सेरुलियन जायंट ईगल्स को आर पार भेद दिया। सिस्टम की आवाज आई, कथूलू ने लेवल 15 सेरुलियन जायंट ईगल को मारा। 280 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। फिर कथूलू ने लेवल 16 सेरुलियन जायंट ईगल को मारा। 320 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। ये लगातार नोटिफिकेशंस तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उस समय तुम्हारे पास उन्हें देखने का समय नहीं था। तुमने तुरंत कथूलू को आदेश दिया। एक लंबा टेंटिकल आगे बढ़ा और जमीन से टकराने से ठीक पहले लुजिंगोंग को मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसने उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। एम्परर डिवाइन एल्फ भी तेजी से नीचे उतरा ताकि अपने मास्टर की रक्षा कर सके, लेकिन जैसे ही उसने कथूलू को देखा उसका पूरा शरीर फिर से डर से कांपने लगा और वह अपने पंखों में खुद को लपेटकर सिकुड़ गया। लुजिंगोंग ने मुश्किल से आंखें खोलीं और उलझन भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। वह बोली, मैं ठीक हूं श्याओ जिन, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन जब उसने स्पिरिट फीनिक्स को फिर से कांपते देखा तो वह हैरान रह गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने का दृश्य उसकी जिंदगी भर की याद बन गया। उसके सामने 2 मीटर से भी ऊंचा एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। ऑक्टोपस का सिर, इंसान का शरीर और चमगादड़ जैसे पंख। उसका पूरा शरीर काले धुएं जैसी धुंध से घिरा हुआ था। उसके पास एक इंसानी आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा भी उसी धुंध में छिपा हुआ था। उस मॉन्स्टर के आसपास इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा फैल रही थी कि लुजिंगोंग ने बस एक पल के लिए उसे देखा और उसका दिमाग जैसे अराजकता में डूबने लगा, जैसे वह पागल होने वाली हो। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अब उसे समझने में देर नहीं लगी। यही वह मिस्टीरियस जीनियस था जिसे वह ढूंढ रही थी। तभी धुंध के अंदर से तुम्हारी आवाज आई, थोड़ी झुंझलाहट के साथ, 3 साल पढ़ाई की है तुमने, आखिर उससे सीखा क्या? रात का समय सबसे खतरनाक होता है, जब वुल्फ्स और जायंट ईगल्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और तुम खुले आसमान में उड़ रही थी। मरना चाहती हो क्या? कथूलू की धुंध से होकर निकलने की वजह से तुम्हारी आवाज अजीब सी रहस्यमय और गूंजती हुई लग रही थी। ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी उस काली धुंध में छिपा हुआ था, इसलिए लुजिंगोंग बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई कि वह तुम हो। तुम्हारी डांट सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई और होंठ काटते हुए बोली, मैं। लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। आखिर वह इस इंसान को जानती भी नहीं थी। फिर उसे क्या हक था उसे ऐसे डांटने का? लुजिंगोंग धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसने कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इतनी बड़ी हूं कि अपने फैसले खुद ले सकूं
उसके सामने वही जीनियस खड़ा था जिसे वह पार करना चाहती थी, इसलिए वह उसके सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। तुम्हें यह सुनकर हंसी आ गई और तुम बोले, इतनी बड़ी हो? अगर मैं समय पर नहीं आता तो इतनी ऊंचाई से गिरकर तुम मर चुकी होती। ये तो तय है। अगर इसे बेवकूफी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? लुजिंग गोंग ने मुंह फेर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जिद साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर तुम थोड़ा बेबस महसूस करने लगे। 3 साल के स्कूल में तुम अच्छी तरह जानते थे कि यह लड़की कितनी जिद्दी है। आखिर तुमने झुंझलाकर कहा, ठीक है, जैसा चाहो करो। अगली बार मुसीबत में पड़ो तो मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। ये कहकर तुम मुड़कर जाने लगे। तुम्हें जाते देख लुजिंग गोंग घबरा गई और जल्दी से बोली, रुको। तुम मुड़कर थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में कहते हो, अब क्या? लुजिंग गोंग ने हल्का झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे अपना नाम और अपनी एकेडमी बता सकते हो? मैं लुजिंग गोंग अपने एहसान कभी नहीं भूलती। तुमने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। तुम बोले, तुमने सच में मुझे पहचाना नहीं? लुजिंग गोंग थोड़ी उलझन में पड़ गई क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर काली धुंध में छिपा हुआ था और वह सिर्फ एक धुंधली सी परछाई देख पा रही थी। इसलिए उसने सिर हिला दिया। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि कथूलू की धुंध ने तुम्हें भी पूरी तरह ढक रखा है। तुम्हें तो साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि कथूलू तुम्हारी समन्ड क्रीचर थी, लेकिन लुजिंगोंग के लिए तुम पूरी तरह रहस्यमय बन चुके थे। फिर तुम्हें यह भी समझ आ गया कि धुंध से गुजरकर तुम्हारी आवाज भी बदल गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। यह सोचकर तुम्हारे दिमाग में एक शरारती ख्याल आया, क्यों ना लुजिंग गोंग को उसकी अकड़ के लिए थोड़ा सबक सिखाया जाए। तुम मुस्कुराकर बोले, मुझे पापा कह सकती हो। जहां तक एकेडमी का सवाल है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं। ग्रेट फैमिलियर एग्जाम में मेरी पहचान खुद सामने आ जाएगी। यह कहकर तुम स्टाइल से मुड़े और कथुलू के साथ वहां से चल दिए। पापा? यह अजीब सा नाम सुनकर लुजिंग गोंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम्हें दूर जाते देखते हुए उसकी आंखों में लड़ने की आग जल उठी। वह मन ही मन बोली, पापा, भले ही अभी मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंची हूं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी। पहले तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी कि तुमने मेरी जान बचाई, और फिर तुम्हें हरा दूंगी। मैं लुजिंग गोंग किसी से कम नहीं हूं। यह सुनकर तुम्हें हंसी आने लगी। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी 3 साल पहले स्कूल में थी। उसी तरह उसने तब भी तुम्हें चुनौती दी थी। तुम मन ही मन सोचते हो, ग्रेट फेमिलियर एग्जाम के दिन जब उसे पता चलेगा कि जिस इंसान को वह पार करना चाहती है वह मैं ही हूं, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचते हो, 3 साल पहले तुम मेरे पीछे चलती थी और 3 साल बाद भी तुम अभी तक मेरे पीछे ही चल रही हो। तुम्हारे जाने के बाद स्पिरिट फिनिक्स का कांपना धीरे धीरे बंद हो गया। श्याओजिन ने लुजिंग गोंग की आवाज सुनी और वह दयनीय चेहरा बनाकर उसके पास आ गया। अभी कुछ देर पहले तक रॉयल ब्लड लाइन वाला यह पावरफुल फमीलियर अब एक डरे हुए छोटे पक्षी जैसा लग रहा था। लुजिंग गोंग ने श्याओजिन के पंखों को सहलाते हुए कहा, डर मत श्याओजिन, सब ठीक है, चिंता मत करो। एक दिन हम उस आदमी को जरूर हरा देंगे, यह तय है। तुम मेरे फैमिलियर हो, तुम भी दूसरों से कम नहीं हो सकते। लुजिंग गोंग ये कहते हुए अपने डिवाइन स्पिरिट फीनिक्स को सहला रही थी, लेकिन डिवाइन स्पिरिट फीनिक्स ने उसे एक अजीब सी नजर से देखा। अगर लुजिंग गोंग उस नजर का मतलब समझ पाती तो शायद उसे पता चलता कि स्पिरिट फीनिक्स मन ही मन क्या सोच रहा था। मूर्ख इंसान, अगर तुम्हें खुद अपनी मौत की तरफ भागना है तो मुझे साथ मत घसीटो। अगर मैंने अभी अपने पंखों में खुद को लपेटकर बचाव न किया होता तो शायद इस समय तक मैं पागल हो चुका होता। अगली सुबह तुम फिर से कथूलू के साथ अपनी मैसेकर जर्नी पर निकल पड़े। अब उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस आधे से भी ज्यादा हो चुकी थी। बस कुछ और घंटे मॉन्स्टर्स का शिकार और वह अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। तुम आराम से कथुलू की पीठ पर बैठे थे और उसे तुम्हें इधर उधर ले जाने दे रहे थे। अचानक कथुलू के टेंटिकल्स बिजली की तरह आगे बढ़े और 3 आंखों वाले कुछ जंपिंग बीस्ट्स, जिन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, पलक झपकते ही मारे गए। सिस्टम की आवाज आई। कथुलू ने लेवल 16 थ्री आइड जंप बीस्ट को मारा। 268 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। सीक्रेट रेल्म के कोर एरिया में रहने वाली स्पिरिचुअल बीस्ट्स भले ही हाई लेवल और काफी ताकतवर थीं, लेकिन कथुलू के सामने वे सब बेहद कमजोर थीं। जहां भी कथुलू गुजरता, कोई बीस्ट सामने आने की हिम्मत नहीं करती।
जो भी गलती से सामने आ जाती वह तुरंत खत्म हो जाती। क्थूलू के टेंटिकल्स की स्पीड लगभग लाइटनिंग जैसी थी और वे करीब 100 मीटर तक फैल सकते थे। जब तक कोई बीस्ट कई 100 मीटर दूर से उसे देख न ले, तब तक उसके लिए बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई आउटसाइडर यह दृश्य देखता तो शायद गुस्से से चीख पड़ता। बाकी सभी लोग सीक्रेट रेल्म में जान लगाकर मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे ताकि लेवल बढ़ा सकें, और तुम आराम से लेटे हुए थे जबकि तुम्हारा फैमिलियर सारा काम खुद कर रहा था। यह सच में बहुत अनफेयर था। कुछ और घंटे गुजर गए और तुमने कई और बीस्ट्स को खत्म कर दिया। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, आपके फैमिलियर कथूलू ने ग्रोथ फेज में प्रवेश करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। यह सुनते ही तुम खुशी से चौंक गए। आखिरकार क्थूलू लेवल अप होने वाला था। जल्द ही तुमने क्थूलू में बदलाव देखना शुरू किया। उसके चारों तरफ फैली काली धुंध अचानक और भी घनी हो गई और उसकी ऑरा बेहद डरावनी हो गई। उसकी मानसिक शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई। आसपास की स्पिरिचुअल बीस्ट्स, यहां तक कि कई 100 मीटर दूर की भी डर के मारे कांपने लगीं और भागने लगीं। उसी समय क्थूलू का शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले वह लगभग 2 मीटर का था, लेकिन अब उसकी ऊंचाई बढ़कर करीब 3 मीटर हो गई। कुछ ही मिनटों बाद सिस्टम की आवाज आई, कथुलू सफलतापूर्वक ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुका है। स्किल कलेक्टिव मैडनेस अब और शक्तिशाली हो गई है और अब इसमें एक संभावना है कि टारगेट पूरी तरह फैनेटिक बन जाए। स्किल टेंटिकल अटैक अब और शक्तिशाली हो गई है और इसकी रेंज अब 200 मीटर तक पहुंच सकती है। नई स्किल अनलॉक हुई, समन द डीप वंस। ये सब नोटिफिकेशंस देखकर तुम खुशी से भर गए। डीप वंस, आखिरकार, तुम उत्साहित होकर बोले। अगर डीप वंस आ गए हैं तो बाकी चीजें भी दूर नहीं होंगी। आखिर किथुलू के सिर्फ एक ही तरह के सर्वेंट्स नहीं होते। मिथ स्टोरीज के बड़े फैन होने के कारण तुम क्थुलू के पावर्स, सर्वेंट्स और एवेटार्स के बारे में लगभग सब कुछ जानते थे। तुम सोचने लगे, देखते हैं कि सिस्टम के डीप वंस मिथ वाले डीप वंस से कितने मिलते जुलते हैं। तुम तुरंत सीथुलू को डीप वंस समन करने का आदेश देते हो। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और तुम देखते हो कि क्थूलू के पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगी। सूखी जमीन धीरे धीरे काले पानी की झील जैसी बन गई और उसमें से मछली के सिर और इंसानी शरीर वाले करीब 2 मीटर लंबे और ताकतवर क्रीचर्स बाहर आने लगे। कुल मिलाकर 10 क्रीचर्स प्रकट हुए। ये थे क्थूलू के सर्वेंट्स, डीप वंस। बाहर आते ही वे सभी क्थूलू के सामने घुटनों के बल झुक गए और किसी अनजान भाषा में अजीब मंत्र जैसे शब्द बुदबुदाने लगे। वे बिल्कुल फैनेटिक्स की तरह दिख रहे थे। उनकी अपीयरेंस देखकर तुम काफी संतुष्ट हुए और तुरंत उनकी इंफॉर्मेशन चेक की। डीप वन, लेवल 1, कथुलू के डायरेक्ट सर्वेंट्स। ये पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और इमॉर्टल हैं। ये देखकर तुम हैरान रह गए। ये तो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर थे। डीप वंस की एबिलिटीज आम समन्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। भले ही उनकी संख्या सीमित थी, लेकिन वह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तुम तुरंत उनकी कॉम्बैट एबिलिटी भी टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए तुमने आदेश दिया। अगले ही पल सभी 10 डीप वंस चारों दिशाओं में फैल गए। उनकी सिलुएट्स जल्दी ही जंगल में गायब हो गईं, लेकिन तुम उनकी हर एक्टिविटी देख सकते थे, क्योंकि मास्टर होने के नाते तुम उनकी आंखों से भी सब कुछ देख सकते थे। उनमें से 2 डीप वंस एक बहुत ताकतवर बीस्ट के टेरिटरी में पहुंच गए। वह था डेडिक्शन। ये एक बेहद खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसकी ताकत बहुत भयानक थी। लेवल 10 से थोड़ा ही ऊपर होते हुए भी वह एक ही पंजे से बड़े पेड़ को गिरा सकता था। तुम्हारी नजरों के सामने दोनों डीप वंस बाईं और दाएं से तेजी से उसके चारों तरफ घूमने लगे। अपनी तेज क्लॉज से वे बार बार डेडिक्शन की चमड़ी काटते रहे, फिर उस पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उसकी फ्लैश को बेरहमी से नोचने लगे। कुछ ही मिनटों में डेडिक्शन दर्द भरी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर तुम बहुत संतुष्ट हुए। भले ही उनकी ताकत कथूलू से कम थी, लेकिन वे फिर भी काफी पावरफुल थे। उन्होंने कुछ ही मिनटों में उस डेडिक्शन को मार डाला। सिस्टम की आवाज आई, कथुलू ने लेवल 15 डेडिक्शन को मारा। 336 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स प्राप्त हुए। डीप वंस द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स का क्रेडिट भी कथुलू को मिल रहा था, जो बिल्कुल लॉजिकल था क्योंकि वे उसके सर्वेंट्स थे। इसी तरह बाकी डीप वंस ने भी जल्दी जल्दी अपनी अपनी प्रे ढूंढ ली और भीषण लड़ाई के बाद उन्हें मार दिया।
थोड़ी ही देर में कथुलू को फिर से काफी स्पिरिचुअल पावर मिल गई। यह देखकर तुमने डीप वंस की मॉनिटरिंग बंद कर दी और कथुलू के साथ सीक्रेट रेल्म की ओर गहराई में आगे बढ़ गए। हालांकि एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव तुम पहले ही पूरा कर चुके थे, लेकिन सीक्रेट रेल्म अभी भी खुला हुआ था। हर मारा गया मॉन्स्टर एक एक्स्ट्रा बोनस था। जितनी ज्यादा ताकत तुम अभी हासिल कर लोगे, ग्रेट फेमिलियर एग्जामिनेशन में उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अचानक तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिला कि तुम्हारा सप्लाइंट एलिमिनेट हो गया है। तुम चौंक गए। कैसे मारा गया? उस सप्लाइंट की ताकत लगभग लेवल 17 या 18 की स्पिरिचुअल बीस्ट के बराबर थी, फिर भी उसे खत्म कर दिया गया। तुमने तुरंत सिस्टम से उसका डेथ रिकॉर्ड निकलवाया ताकि पता चल सके क्या हुआ था। रिकॉर्ड में दिखा कि वह क्रीचर बहुत दूर तक भटकते भटकते सीक्रेट रेल्म के किनारे तक पहुंच गया था। वहां उसने काले रंग के विशाल भेड़ियों का एक झुंड देखा। उनमें सबसे बड़ा लगभग 3 मीटर लंबा था और सबसे छोटा भी 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, करीब 30 से 50 के बीच। जैसे ही सप्लायंट ने उन जायंट वुल्फ्स को देखा, उसी समय उन भेड़ियों ने भी उसे देख लिया। दर्जनों विशाल भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े। बेचारे सप्लायंट को जरा भी मौका नहीं मिला और वह वहीं मौके पर मारा गया। तुमने उन्हें तुरंत पहचान लिया। धत्त, इतने सारे जायंट वुल्व्स यहां कैसे हो सकते हैं? ये जायंट वुल्फ ऑफ जी नाम की बेहद ताकतवर स्पिरिचुअल बीस्ट थी, जो सामान्य भेड़ियों से कई गुना बड़ी होती है। उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही असाधारण होती हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं। जैसे ही एक दिखता है, उसके साथ पूरी ऑर्ड भी मौजूद होती है, कम से कम दर्जन भर और कई बार दर्जनों या सैकड़ों तक। एक अकेला जायंट वुल्फ ऑफ जी भी ज्यादातर बीस्ट मास्टर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, तो पूरी की पूरी टोली की बात ही अलग है। लगता है कि सीक्रेट रियल्म की गहराइयां सच में बहुत खतरनाक हैं। इतने सारे भेड़ियों को देखकर कोई भी इंसान तुरंत भाग खड़ा होता, लेकिन तुम्हारा चेहरा सख्त हो गया। मेरी क्रिएचर को मारने की हिम्मत की है इन जानवरों ने। अगर मैं इन्हें अच्छी तरह सबक नहीं सिखाऊंगा तो ये समझेंगे कि मैं महान राजा बिल्कुल भी डरावना नहीं हूं। तुम क्यूल को साथ लेकर सीधे जायंट वुल्फ्स के टेरिटरी की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद तुम वहां पहुंच गए। चारों तरफ लंबी और गूंजती हुई भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। तुम्हारे पहुंचते ही पूरा झुंड सतर्क हो गया और लगातार गरजते हुए वार्निंग देने लगा। तुमने चारों तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी सारे भेड़िए हैं। सोचता हूं अगर इन सबको मार दूं तो मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। तुम्हारे होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसी समय कथूलू का धुंधला काला फॉग धीरे धीरे फैलने लगा। अचानक भेड़ियों की हुआ हुआ अजीब तरह से रुकने लगी, जैसे उन्हें खतरे का आभास हो गया हो। सभी के रोए खड़े हो गए। तुमने आदेश दिया, कलेक्टिव मैडनेस एक्टिवेट करो। आदेश मिलते ही कथुलू तुरंत हरकत में आ गया। चारों तरफ कंपन करती हुई साउंड वेव्स फैल गईं और उनके साथ एक भयानक साइकिक वेव भी फैल गई। यह ऐसा था जैसे कोई विशाल जाल सीधे जायंट वुल्व्स ऑफ जी के पूरे झुंड पर गिर गया हो। कलेक्टिव मैडनेस के असर से सारे भेड़िए तुरंत पागलपन में डूब गए। वे अजीब अजीब हरकतें करने लगे, चीखने लगे और फिर अचानक एक दूसरे पर ही टूट पड़े। कथुलू ने लेवल 17 का एक जायंट वुल्फ ऑफ जी मार दिया। स्पिरिचुअल पावर प्राप्त 389 पॉइंट्स। कथुलू ने लेवल 18 का एक जायंट वुल्फ ऑफ जी मार दिया। स्पिरिचुअल पावर प्राप्त 428 पॉइंट्स। इसके बाद तो जैसे हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। जायंट वुल्फ्स ऑफ जी एक एक करके गिरते गए। लगातार स्पिरिचुअल लाइट की धाराएं कथुलू के शरीर में समाती जा रही थीं। अजीब बात यह थी कि इस पूरे समय तुम और सिथुलू, जो असली दोषी थे, बिल्कुल भी नहीं हिले। बस खड़े होकर यह तमाशा देखते रहे। असल में ये सारे जायंट वुल्व्स अपने ही साथियों द्वारा मारे जा रहे थे, लेकिन स्पिरिचुअल पावर फिर भी कथूलू को मिल रही थी। अगर किसी ने यह दृश्य देखा होता तो शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। लगभग आधा घंटा बाद जब आखिरी जायंट ब्लैक वुल्फ भी मर गया, तब तुम्हारे चेहरे पर आखिरकार संतोष भरी मुस्कान आई। काफी अच्छा शो था, लेकिन अफसोस ये जुयान शेंग वाले शो जितना रोमांचक नहीं था। मरने के बाद इन जायंट ब्लैक वुल्व्स का कोई शव नहीं बचा। वे सभी सैक्रिफाइस होकर गायब हो गए। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम सीथुलू के साथ अपने खूनी सफर को आगे बढ़ाते रहे।
दूसरी तरफ सीक्रेट रेल्म के बाहर लगातार लोग टेलीपोर्ट होकर बाहर आ रहे थे। भले ही ये ट्रायल एग्जाम सिर्फ कुछ दिनों का था, लेकिन कई लोगों के लिए हर दिन किसी अनंत काल जैसा लग रहा था। जो भी छात्र बाहर निकल रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे या वे खून से लथपथ थे। एक भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह सुरक्षित निकला हो। फिर भी हर किसी की आंखों में उत्साह की चमक थी। आखिर यह उनका पहला असली युद्ध था और उनके लिए एक बेहद कीमती अनुभव भी। इस परीक्षा से गुजरे बिना वे कभी भी सच्चे समनस नहीं बन सकते थे। हर बार जब कोई उम्मीदवार बाहर आता, एक शिक्षक आगे बढ़कर उसके समनिंग स्पेस को स्कैन करता ताकि देखा जा सके कि उसकी समन ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। ज्यादातर उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल रहे थे और वे आगे होने वाली ग्रैंड समनिंग एग्जाम में भाग ले सकते थे। लेकिन जो थोड़े लोग असफल हुए, उनके चेहरों पर गहरी उदासी साफ दिख रही थी। तभी अचानक आसपास एक हलचल हुई। लुजोंग प्रकट हुआ और वह डिवाइन एल्फ एम्परर की पीठ पर सवार था। वह उड़ते हुए सीक्रेट रियलम से बाहर आया और सीधे क्विंजू हाई स्कूल के क्षेत्र में उतर गया। उसके आते ही सबका ध्यान उसी पर चला गया। किसी ने उत्साह से कहा, वाह, उसकी समन कितनी जबरदस्त है। वो तो डिवाइन एल्फ एम्परर है। मैंने इसे स्कूल की किताबों में देखा है। अगर ये और इवॉल्व होकर केओस स्टेज तक पहुंच जाए तो ये सेक्रेड बीस्ट भी बन सकता है। दूसरे ने कहा, यह जरूर क्विंजू हाई स्कूल का लुजोंग होगा। सुना है उसने एसएसएस रैंक समनर टैलेंट जागृत किया है। इस साल क्विंजू हाई स्कूल की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। यह सब सुनकर प्रिंसिपल जॉन डोली के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पास आसपास के कई दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल भी खड़े थे। जाओ डोली मुस्कुराते हुए बोला, अजीब बात है, मैंने तो कोई प्रचार नहीं किया, फिर भी सबको पहले से कैसे पता चल गया कि मेरे क्विंजू हाई स्कूल में एसएसएस रैंक टैलेंट वाला समनर है। फिर उसने हंसते हुए कहा, शायद यही सच है कि एक असली जीनियस कहीं भी छिप नहीं सकता। उसकी रेप्यूटेशन हमेशा उससे पहले पहुंच जाती है। चाओ दोली के इस घमंडी अंदाज को देखकर बाकी प्रिंसिपल गुस्से से दांत भींचने लगे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। आखिर क्विंजू हाई स्कूल को सच में इस बार बड़ी किस्मत मिली थी। जब जाओ दोली ने देखा कि कुछ लोग सच में उस पर झपटने वाले हैं, तो वह हंसते हुए जल्दी से भागा और लूजोंग के पास पहुंच गया। उसने पूछा, तो छात्र, परीक्षा कैसी रही? लूजोंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रिंसिपल। जाओ दोली जोर से हंस पड़ा। हाँ, मुझे पता था, यह ट्रायल एग्जाम तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी थी। तभी सीक्रेट रियलम संभालने वाला एक स्टाफ मेंबर पास आया और बोला, छात्र, कृपया इधर आकर अपनी एंट्री रजिस्टर करवा दीजिए। लूजोंग ने हल्का सा सिर घुमाया और चुपचाप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे बढ़ गया। बाकी सभी प्रिंसिपल भी पास आ गए। इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के हाथ पर लगी टेलीपोर्टेशन मार्क हर एक के द्वारा मारी गई स्पिरिचुअल बीस्ट्स की संख्या को रिकॉर्ड करती है और मॉक एग्जाम का स्कोर भी उसी संख्या के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जाओ दे हल्की तिरछी मुस्कान के साथ बाकी प्रिंसिपलों की ओर मुड़ा और बोला, तो मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे हिसाब से मेरे स्टूडेंट लुगिंग गोंग ने आखिर कितनी स्पिरिचुअल बीस्ट्स मारी होंगी? अगर उसने ये बात नहीं कही होती तो शायद सब सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, बाकी प्रिंसिपल तुरंत भड़क उठे। एक प्रिंसिपल ने ताने भरे लहजे में कहा, मेरे हिसाब से उतनी भी नहीं होंगी। बड़ा टैलेंट होने का मतलब यह नहीं कि उसकी कॉम्बैट पावर भी उतनी ही बड़ी हो। यिन शंग के मॉक एग्जाम में मॉन्स्टर्स मारने का रिकॉर्ड एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जिसके पास सिर्फ एस रैंक समन टैलेंट था। यह सुनकर बाकी प्रिंसिपल भी उत्साहित हो गए। अगर मुझे सही याद है तो उसने 300 से ज्यादा मारे थे। हाँ, रिकॉर्ड 351 बीस्ट्स का था। उसके बाद युलिन चंग में कुछ लोग एसएस रैंक टैलेंट के साथ भी आए, लेकिन कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। फिर किसी ने कहा, वैसे प्रिंसिपल, सुना है वह स्टूडेंट आपके ही स्कूल से था, है ना? वह प्रिंसिपल गर्व से बोला। हाँ, और पिछले हफ्ते ही मेरी उससे थोड़ी बातचीत हुई थी। उसने अपनी तीसरी बीस्ट के साथ पैक्ट भी कर लिया है और उसकी सबसे ताकतवर बीस्ट तो अवेकनिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है। यह सुनते ही बाकी प्रिंसिपल हैरानी से चिल्ला उठे। अवेकनिंग स्टेज की बीस्ट की डिस्ट्रक्टिव पावर बेहद खतरनाक होती है और पूरे हुलिनचंग में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यह देखकर कि सबका ध्यान उस प्रिंसिपल की ओर चला गया है,
जाओ दे ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी सांस ली और कहा, HMPF देखते हैं, शायद आज यही रिकॉर्ड मेरे स्कूल का स्टूडेंट तोड़ दे। तभी लूजोंग का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ और उसी समय घोषणा हुई, किंगजू हाई स्कूल लूजोंग, मारी गई बीस्ट्स की संख्या 589। ये सुनते ही सभी प्रिंसिपल की आंखें फैल गईं, खासकर वही प्रिंसिपल जो अभी अभी अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड की शेखी बखार रहा था। अभी कुछ ही पल पहले वह अपने स्टूडेंट के एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड की तारीफ कर रहा था और अगले ही सेकंड उसकी पूरी शान धरी की धरी रह गई। वह हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? उसने इतनी बीस्ट्स कैसे मार दी? उसका चेहरा पूरी तरह शौक से भरा हुआ था। जाओ दे हंसते हुए बोला, अरे ओल्ड हाउ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। अब देख लिया ना। इस समय जियाउद का मूड बेहद अच्छा था क्योंकि लूजिंग गोंग के इस स्कोर ने उसे बहुत सम्मान दिलाया था। यह देखकर बाकी प्रिंसिपल तरह तरह के बहाने बनाने लगे। अरे मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, मुझे जाना होगा। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, मुझे मेरे पीरियड्स आ गए हैं। ऐसी अजीब अजीब बातें कहकर सभी प्रिंसिपल जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। जाते जाते जाओदे ने पीछे से आवाज लगाई, अरे साथियों, मेरे स्कूल में स्टूडेंट लुइंगोंग की एकेडमी एडमिशन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी जा रही है, आना मत भूलना। ये सुनते ही वे लोग और भी तेजी से भाग गए। उनके जाते ही जाओदे तुरंत लुगिंगोंग के पास पहुंचा और उत्साह से बोला, स्टूडेंट लू, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? बिना झिझक बताओ, शर्म मत करो। लुगिंगोंग ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, सर, हुलिनचेन के दूसरे स्कूलों में क्या बाबा नाम का कोई स्टूडेंट है? चौदह हैरान होकर बोला, बाबा? कितना अजीब नाम है, मैंने कभी नहीं सुना और मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे स्कूलों में ऐसा कोई नहीं है। क्विंजू रीजन के सभी स्कूल आपस में कंपटीशन में रहते हैं और हर प्रिंसिपल दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह जानता है। खासकर जाओडे तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के नाम तक याद रख सकता है। इसलिए जैसे ही लूजिंगोंग ने यह सवाल पूछा, उसने तुरंत जवाब दे दिया। ल्यूजोंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं और बोला, कैसे हो सकता है, कोई नहीं है। इनिशियल सीक्रेट रियलम में तो सिर्फ यूलिन चेन के स्कूलों के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, इसलिए बाबा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता। उसे ऐसा सोचते देखकर जाओ दे ने थोड़ी उलझन में पूछा, स्टूडेंट, तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? लिंगोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने कि उसे बाबा ने पूरी तरह दबा दिया था, क्योंकि यह उसके गर्व का सवाल था। यह देखकर जाओ दे ने और सवाल नहीं किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बाहर निकलते रहे। ज्यादातर लोग जा चुके थे, लेकिन लुजिंगोंग अभी भी नहीं गया था। उसने फैसला किया कि वह यहीं इंतजार करेगा और देखेगा कि क्या वह उस व्यक्ति का इंतजार कर सकता है जो उसे पापा कहकर बुलाता था। बाहर आने वाले हर स्टूडेंट के मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या दर्ज की जा रही थी। कमजोर स्टूडेंट्स ने लगभग 40 से 50 मॉन्स्टर्स मारे थे और अच्छे स्टूडेंट्स ने करीब 100, जबकि 200 से ज्यादा मारने वाले बहुत ही कम थे। तभी घोषणा हुई, क्विंजू हाई स्कूल लिंगजन, मारे गए मॉन्स्टर्स की संख्या 236। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। ये तो क्विंजू हाई स्कूल का लिंगजन है, 4 महान जीनियसेस में से एक है ना। 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट्स मारना सच में उसकी रेप्यूटेशन के लायक है। लोगों को अपने बारे में बात करते सुनकर लिंगजन बेहद खुश हो गया और बादलों पर चलते हुए जैसा महसूस करने लगा। वह जल्दी से अपने स्कूल के एरिया में लौट गया, जहां प्रिंसिपल जेली ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा काम किया, इसी तरह मेहनत करते रहो। लेकिन लूजिंगोंग के मुकाबले जाओ दे का यह एनकरेजमेंट लिंगजन के लिए सिर्फ औपचारिकता जैसा था। इस बीच शाम होने लगी और इनिशियल सीक्रेट रियल्म के बंद होने का समय नजदीक आ गया। अब सिर्फ आधा घंटा बचा था और बाहर आने वालों की संख्या भी कम होती जा रही थी। कुछ स्कूल तो अपना सामान भी समेटने लगे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लूजिंगोंग अभी भी इंतजार कर रहा था। वह उस रहस्यमय व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो उसे पापा कहकर बुलाता था। मगर जब रियलम बंद होने ही वाला था, तब भी कोई नहीं आया। तभी अचानक जीन यूरो दौड़ते हुए आई। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही जाओ दे जल्दी से बोला, अरे टीचर जेनी, इतनी जल्दी में क्यों हो? जान यूरो धीमी आवाज में बोली, यह लिमोरान के बारे में है। वह 2 दिन पहले रील में गया था। उसका टैलेंट बहुत कमजोर है और वह अभी तक बाहर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह सुनकर जाओ दे की भौहें सिकुड़ गईं।
वह भी स्टूडेंट लिमोरान की काफी परवाह करता था, लेकिन किसने सोचा था कि किस्मत इतनी कठोर होगी कि उसने सिर्फ एफ रैंक टैलेंट अवेकन किया। सबने सुना था कि टीचर जीन और लिमोरान बहुत करीब हैं। वह लगभग उसकी गार्डियन जैसी है, इसलिए उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। तभी लुजेंगोंग ने हल्की सी गंभीर आवाज में कहा, मैंने उसे रियलम की गहराइयों में देखा था। उस समय वह अभी भी जिंदा था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चान युरू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाई, तुमने क्या कहा? रेल्म की गहराइयों में? यह सुनकर जाओ दे भी चौंक गया। एक बीस्ट मास्टर जिसके पास सिर्फ एफ रैंक टैलेंट है, वह आखिर रेल्म की गहराइयों में क्या करने गया था? क्या वह मरने गया था क्या? रेल्म की गहराइयों में मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। यहां तक कि लूजोंग भी वहां लगभग मर ही गया था, तो लिमोरान की तो बात ही अलग है। इनिशियल सीक्रेट रेल्म के बंद होने का समय तेजी से पास आ रहा था और अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। तभी एक आवाज सुनाई दी। चाओ दे ने गंभीर आवाज में कहा, टीचर जेनी, रेल्म अब बंद होने वाला है। अगर लिमोर अभी तक बाहर नहीं आया तो मुझे डर है कि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब साफ था। शायद लिमोर अंदर ही मर चुका है। अब कोई उम्मीद नहीं बची। जान यूरो का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। उसे तो ऐसा लगने लगा जैसे वह सांस भी नहीं ले पा रही। लुजिंगोंग ने भी भौहें सिकोड़ लीं। वह पुराना जीनियस कहीं सच में इनिशियल सीक्रेट रियलम के अंदर मर तो नहीं गया? तभी एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवाज गूंजी, समय खत्म, रेल्म बंद किया जा रहा है। और उसी पल इनिशियल सीक्रेट रेल्म बंद हो गया। ठीक उसी समय तुम भी रेल्म से बाहर निकलते हो। आखिरी सेकंड पर हुई एकदम हीरो जैसी एंट्री। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तुम ऊपर देखते हो और सामने जान युरू खड़ी होती है। तुम्हें देखते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। तुम मुस्कुराकर कहते हो, तुम भी आ गई सिस्टर रऊ। जान यूरो तुरंत तुम्हारी ओर दौड़ती है और तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर अभी भी डर के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। भगवान का शुक्र है मोरान, तुम आखिरकार बाहर आ गए। तुम्हें बाहर आने में इतना समय क्यों लग गया? तुम देखते हो कि उसने अपने होंठ काट रखे हैं और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। उसे इस हालत में देखकर तुम्हारे दिल में हल्का सा दर्द उठता है। तुम धीरे से कहते हो, सॉरी यूरो, तुम्हें चिंता में डाल दिया। वह तुरंत सिर हिलाकर कहती है, कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो। यह कहते हुए जान यूरो राहत की लंबी सांस लेती है। जब सीक्रेट रिल्म बंद होने वाला था तब वह इतनी चिंता में थी कि लगभग बेहोश होने वाली थी। उसी समय लुजेंगोंग तुम्हारी ओर हैरानी से देखता है। तुम्हारा इतनी आसानी से सुरक्षित बाहर आ जाना उसे बेहद चौंका देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यह बात परेशान कर रही थी कि अभी तक उसे अपने पिता दिखाई नहीं दिए। लिंगोंग धीरे से बुदबुदाता है, पापा, आप आखिर कहाँ हैं? तभी प्रिंसिपल जैत ठंडे लहजे में पास आते हुए कहते हैं, स्टूडेंट लिमोरान, अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो जाओ और अपने रिजल्ट्स रजिस्टर करवा दो। तुम सिर हिलाते हो और तुरंत स्टाफ की ओर बढ़ जाते हो। थोड़ी ही देर में तुम्हारे रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। क्विंजू हाई स्कूल लिमोरन, मारी गई बीस्ट्स की संख्या 1368। ये सुनते ही चारों ओर मौत जैसी खामोशी छा जाती है। जैसे ही ये स्कोर घोषित होता है, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। जाओ देली अविश्वास में हकलाते हुए कहता है, यह क्या कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो गई? स्टाफ का सदस्य तुरंत दृढ़ता से जवाब देता है, हमारे मैजिक टूल्स पर खास एन्चांटमेंट किया गया है। कैलकुलेशन में गलती होना बिल्कुल असंभव है। सच तो यह था कि जब उसने खुद लाइमोरन का रिजल्ट देखा था तो वह भी दंग रह गया था। उसने कई बार चेक किया, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। यह नामुमकिन है। लुइंगोंग चिल्लाकर कहता है, तुम एक एफ रैंक टैलेंट वाले समनर हो, तुमने इतनी बीस्ट्स कैसे मार दी? तुम लूजोंग की ओर हल्की सी नजर डालते हो और शांत लहजे में कहते हो, 3 साल तक भले ही तुमने मेरी सुपीरियोरिटी कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन कम से कम मुझे पकड़ने की कोशिश करने की हिम्मत तो रखते थे। और अब तुम मेरे रिजल्ट्स तक स्वीकार नहीं कर पा रहे? यह सुनते ही लूजिनगोंग की आंखें फैल जाती हैं। उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे वह वही पुराना जीनियस फिर से देख रहा हो जिसने 3 साल तक लगातार उसे पीछे छोड़ा था। जाओदे भी बेहद हैरान था। वह पूछता है, स्टूडेंट लिमोरन,
तुमने यह कैसे किया? एफ रैंक टैलेंट वाला समनर ऐसा रिजल्ट किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकता। यहां तक कि जान ह्यूरो भी एक साथ शॉक्ड और खुश दोनों थी। लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही एक्सप्लेनेशन तैयार था। तुम सोचते हुए प्रिंसिपल से कहते हो, सर, किसने कहा कि मैंने सिर्फ एफ रैंक टैलेंट अवेकन किया है? जाओद चौंक कर पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने डबल टैलेंट अवेकन किया हो? तुम सिर हिलाते हो, सिर्फ डबल टैलेंट नहीं, ये एक चेन टैलेंट है। मेरा दूसरा टैलेंट पहले टैलेंट के साथ मिलकर ऐसी पावर रिलीज कर सकता है जो एस रैंक टैलेंट से भी ज्यादा हो। यह सुनते ही जाओद खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंस पड़ता है। आह, आसमान ने सच में हमारे क्विंजू हाई स्कूल को आशीर्वाद दिया है, एक चेन टैलेंट। यह सुनकर उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। चेन टैलेंट तो डबल टैलेंट से भी ज्यादा दुर्लभ होता है। डबल टैलेंट का असर ज्यादा से ज्यादा 1+1 = 2 होता है, लेकिन चेन टैलेंट का असर 1+1 = 11 जैसा होता है। इतिहास में जितने भी प्रोडिजी ने चेन टैलेंट अवेकन किया है, वे सभी बाद में लेजेंडरी फिगर्स बने हैं। जान यूरू भी हैरानी से चमकते चेहरे के साथ बोल उठती है, मोरान, क्या सच में तुमने चेन टैलेंट अवेकन किया है? तुम सिर हिलाते हो, बिल्कुल, वरना मैं इतना बड़ा स्कोर कैसे हासिल कर पाता? ये सुनकर जान यूरो तुमसे भी ज्यादा खुश हो जाती है। पहले वह बहुत चिंतित थी कि कहीं एफ रैंक टैलेंट अवेकन करने के बाद तुम सब कुछ छोड़ न दो, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कहानी इतनी बड़ी पलट जाएगी। जाओद तुरंत खुशामद करते हुए कहता है, स्टूडेंट लिमोरान, क्या प्रिंसिपल तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता है? और टीचर जन ने, आपने सच में कमाल कर दिया कि आपने ऐसा स्टूडेंट तैयार किया। इस साल का बेस्ट टीचर अवार्ड आपका होगा और साथ में अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस बोनस भी डबल कर दी जाएगी और स्टूडेंट लिमोरान के लिए नेशनल स्कॉलरशिप, ग्रांट्स और बाकी सभी बेनिफिट्स भी अप्रूव कर दिए गए हैं। वह जानता था कि तुम्हारा और जीन यूरू का रिश्ता बहुत करीब है, इसलिए उसने यह चाल चली। जाहिर है तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी कम नहीं होंगे। किसी एक को फायदा देकर दूसरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन यूरो उसे बार बार धन्यवाद देती है और उसकी इतनी तारीफों के सामने तुम भी मना नहीं करते। वैसे भी हजार जैसी टीचर की सैलरी ज्यादा नहीं होती और तुम्हारी वजह से उसके कुछ रेंट भी बाकी पड़े थे। इन बोनसेस के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी आरामदायक हो जाएगी। प्रिंसिपल से कुछ औपचारिक बातें करने के बाद तुम सीधा कहते हो, सर, मैं अब घर जा रहा हूं। जाओद तुरंत सिर हिलाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी घर जाओ। ओ हाँ स्टूडेंट मोरांट, कल फाइनल एग्जाम मत भूलना। जरूरत पड़े तो प्रिंसिपल खुद तुम्हें लेने आ सकता है। यह सुनकर तुम्हें समझ नहीं आता कि हंसो या रो, प्रिंसिपल सच में लोगों को खुश करने में माहिर है। तुम जल्दी से मना कर देते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टर रू मुझे जगा देगी। तुम वहां ज्यादा रुकने का इरादा नहीं रखते और तुरंत प्रिंसिपल से विदा लेकर जान यूरो से कहते हो, सिस्टर रू, चलो चलते हैं। इन 2 दिनों में अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं भूख से मर रहा हूं। जान यूरो की आंखें मुस्कान में सिकुड़ जाती हैं और वह कहती है, ठीक है ठीक है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। जैसे ही तुम दोनों जाने लगते हो, अचानक लुइंगोंग तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी भौहें तनी हुई हैं, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है और वह तुम्हारा रास्ता रोक लेती है। तुम भी भौहें सिकोड़ते हुए कहते हो, कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की लू, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? लू जंगोंग अपने होंठ काटती है, उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक रही होती है और वह गुस्से में बोल उठती है, लिम मोरन, क्या तुम ही वो पापा हो? तुम हैरान होने का नाटक करते हुए कहते हो, कौन सा पापा? मैं ऐसे किसी बेवकूफ नाम को नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझे पापा बुलाना चाहती हो तो शायद मैं जवाब दे दूं। यह सुनकर लुगिंगोंग गुस्से से जल उठती है। बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वह दांत भींचकर कहती है, यही तुम हो लिमोरान, और कोई हो ही नहीं सकता। तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो? जिसने मुझे सीक्रेट रियलम की गहराइयों में बचाया था वह तुम ही थे, और कौन हो सकता है? तुम फिर सिर हिलाकर कहते हो, मुझे याद नहीं कि मैं कभी तुमसे मिला हूं कैंपस ब्यूटी लू। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इतना याद करती हो कि तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगे हैं? सिस्टर रू, चलो चलते हैं। ये कहकर तुम जान यूरू का हाथ पकड़ते हो और उसे लेकर वहां से चल देते हो। तुम्हें दूर जाते हुए देखकर लूजोंग को तुम्हारी पीठ और भी ज्यादा जानी पहचानी लगने लगती है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। जब वह उस अजीब नाम पापा के बारे में सोचती है तो उसे अचानक लगता है कि शायद
उससे मजाक किया गया है। उसके दिल की नाराजगी धीरे धीरे और बढ़कर जिद में बदल जाती है। तुम्हें दूर जाते देख वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है। तुम मानने की हिम्मत नहीं करते, है ना लिमोर? क्या तुम सोचते हो कि हमेशा मुझसे बचते रहोगे? जिस दिन मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी, उस दिन देखूंगी तुम कहाँ छिपते हो, और उस दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। उसके दिल में यह बात अब पक्की हो चुकी थी। भारी कदमों से चलते हुए लूजोंग भी वहां से चली जाती है। जाओ दे ये सब दिलचस्पी से देख रहा था। वह गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बुदबुदाता है, आह, जवानी सच में कमाल की चीज है। यह कहते हुए वह भी जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अचानक किसी से जोर से टकरा जाता है। जाओ दे दर्द से चिल्लाता है, अरे अरे अरे, ये कौन है जो चलते वक्त देखता भी नहीं? क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? एक बूढ़े आदमी का रास्ता क्यों रोक रखा है? वो अपनी नाक पकड़कर आंखें झपकाता है, और जब सामने वाले को साफ देख पाता है तो तुरंत पहचान जाता है। अरे बॉस जू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि जोएन यांगंग था, जो ग्रुप का असली मालिक। वह ठंडी आवाज में पूछता है, प्रिंसिपल जाओ, मेरा बेटा यन शेंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ये सवाल सुनते ही जाओ दे का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। उसे तुरंत बुरा अंदेशा होने लगता है। यनशेंग अभी तक बाहर नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? इनिशियल सीक्रेट रेल्म तो पहले ही बंद हो चुका है। जो भी बाहर आना था वह आ चुका है। चौदह जल्दी जल्दी अपनी यादों में खोजता है, और तभी उसे एहसास होता है कि सच में उसने यनशेंग को बाहर आते नहीं देखा था। ज्योदे का चेहरा देखकर जोन यांगंग का चेहरा और ठंडा हो जाता है। वह सख्त आवाज में कहता है, प्रिंसिपल जियो, मैंने अपने बेटे को आपके स्कूल में भेजा और आपके स्कूल में बहुत बड़ा निवेश भी किया। क्या यही आपका धन्यवाद करने का तरीका है? चाओ दे जल्दी से कहता है, बॉस जो, कृपया शांत हो जाइए। शायद कोई तकनीकी समस्या हो गई होगी। हो सकता है यनशेंग किसी वजह से रेल्म के अंदर फंस गया हो। मैं तुरंत सिटी लॉर्ड के मैनर से संपर्क करता हूं, ताकि रेल्म को फिर से खोला जा सके और लोगों को उसे खोजने भेजा जा सके। सालों से ऐसा कई बार हुआ था कि कुछ छात्र इनिशियल सीक्रेट रेल्म में फंस जाते थे या मर भी जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे गरीब छात्र होते थे जिनमें खास टैलेंट नहीं होता था, इसलिए उनकी मौत को सामान्य मान लिया जाता था। सच तो यह है कि जब जाओ डे को पता चला था कि तुम भी रेल्म में जा रहे हो, तो उसने मन ही मन तुम्हारी मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन आखिर में तुम तो जिंदा लौट आए, और मुसीबत यनशेंग के साथ हो गई। ये बात उसे भी अजीब लग रही थी। जोएन यंगंग ठंडी आवाज में कहता है, प्रिंसिपल जाओ, कल से पहले पहले मेरा बेटा यान शेंग मुझे सही सलामत वापस चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ और वह ग्रैंड बीस्ट मास्टर एग्जाम में हिस्सा नहीं ले पाया, तो समझ लीजिए कि मैंने आपके किंजू हाई स्कूल में जो भी निवेश किया है वह सब खत्म हो जाएगा। उसके मन में यह ख्याल भी नहीं आया कि यान शेंग मर सकता है। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। आखिर वह एस रैंक बीस्ट मास्टर टैलेंट वाला प्रोडिजी था और सुप्रीम बीस्ट मास्टर की ताकत रखता था, इसलिए इनिशियल सीक्रेट रेल्म में उसके साथ कुछ होना लगभग असंभव था। उसने यनशेंग को कई बार चेतावनी दी थी कि रेल्म की गहराइयों में मत जाना। जॉन यांगंग को लगता था कि शायद टेलीपोर्टेशन मार्ग में कोई गड़बड़ी हो गई होगी, जिससे यान शेंग बाहर नहीं आ पाया। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके थे। जियाउदे जल्दी जल्दी सिर हिलाता है और तुरंत सिटी लॉर्ड के मैनर की ओर दौड़ पड़ता है। अगले दिन सुबह क्विंजू हाई स्कूल में सभी छात्र पहले ही मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। आज ग्रैंड बीस्ट मास्टर एग्जाम का दिन था, वह दिन जो अनगिनत अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर्स की किस्मत तय करने वाला था। सभी बेहद उत्साहित थे। आमतौर पर प्रिंसिपल जाओदे खुद सामने आकर एक प्रेरणादायक भाषण देता था, लेकिन आज अजीब बात यह थी कि वह वहां मौजूद नहीं था। तब डीन आगे आया और बोला, प्रिय छात्रों, प्रिंसिपल एक जरूरी काम में व्यस्त हैं और आज नहीं आ पाएंगे। वह अभी सिटी लॉर्ड के मैनर में हैं, इसलिए आज मैं ही आपको एग्जाम सेंटर तक लेकर जाऊंगा। सब कुछ पहले से तैयार था। डीन के नेतृत्व में छात्र अपनी अपनी क्लास के अनुसार वाहनों में बैठ गए। गाड़ियों के अंदर तरह तरह की बातें हो रही थीं। प्रिंसिपल आज कहाँ चले गए? ग्रैंड एग्जाम के दिन भी नहीं आए। पता नहीं, शायद किसी जरूरी मीटिंग में होंगे। अरे कौन जाने, उनकी उम्र में भी अभी बहुत ताकत है। लेकिन ये बातें ज्यादा देर नहीं चलीं, क्योंकि जल्दी ही सबका ध्यान ग्रैंड एग्जाम की ओर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वे एग्जाम सेंटर पहुंच गए। वह जगह बेहद विशाल मैदान थी। मैदान के चारों तरफ कई विशाल पत्थर के खंभे खड़े थे, कम से कम कई दर्जन।
थोड़ी दूरी पर एक ऊंचा पवेलियन बना हुआ था जहां से नीचे पूरे एग्जाम एरिया को साफ देखा जा सकता था। तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंज उठी। प्रिय कैंडिडेट्स, मैं वेंग हूं, इस सेशन का चीफ एग्जामिनर। अब मैं आपको एग्जाम के रूल्स बताने जा रहा हूं। कोई भी बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, तुरंत किसी ने नाराज होकर विरोध किया। क्या, बोलना मना है? ऐसा अजीब रूल कैसे हो सकता है? लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक पत्थर के स्तंभ से तेज रोशनी की किरण उस पर गिर पड़ी और तुरंत एक ठंडी आवाज गूंजी। इस कैंडिडेट ने नियम का उल्लंघन किया है। इसे ग्रैंड एग्जाम में भाग लेने का अधिकार रद्द किया जाता है। अगले ही पल वह कैंडिडेट एग्जाम एरिया से टेलीपोर्ट होकर बाहर फेंक दिया गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपने मुंह हाथ से ढक लिए, कहीं गलती से बोल ना पड़े और रूल तोड़ दें। इस घटना के बाद जेंग ने ग्रैंड एग्जाम के रूल्स की घोषणा जारी रखी। यह ग्रैंड एग्जाम 3 फेजेस में होगा। पहला फेज है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हर कैंडिडेट की ओवरऑल एबिलिटी का पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा, जिसमें बीस्ट मास्टरी लेवल, ब्लड लाइन पावर, कॉम्बैट लेवल, थियोरेटिकल नॉलेज और इसी तरह की कई चीजें शामिल होंगी। कुल मिलाकर 10 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट 30 पॉइंट्स का होगा, कुल 150 पॉइंट्स। दूसरा फेज है रियल कॉम्बैट असेसमेंट। सभी कैंडिडेट्स को रैंडमली अलग अलग वाइल्ड जोन्स में टेलीपोर्ट किया जाएगा। वहां आपको 3 दिनों तक सर्वाइव करना होगा। इस दौरान हम आप सभी की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे और उसी के आधार पर मार्क्स देंगे। इस फेज के कुल 300 पॉइंट्स होंगे। तीसरा फेज है ट्रायल टावर। ट्रायल टावर प्रकट होगी और सभी कैंडिडेट्स उसमें प्रवेश करके ट्रायल्स पूरा करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। इस फेज के दौरान 10 बड़ी एकेडमीज के एडमिशन ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे और हर कैंडिडेट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इस फेज का टोटल स्कोर भी 300 पॉइंट्स है। तीनों फेजेस खत्म होने के बाद हर कैंडिडेट का फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा और रैंकिंग तय होगी, जिससे इस साल प्रोविंस का टॉप कैंडिडेट चुना जाएगा। इसके अलावा पहले फेज में आपको सभी टेस्ट्स पास करने होंगे और टोटल स्कोर 120 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप दूसरे फेज में जा पाएंगे। दूसरे फेज में आपका स्कोर 240 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप तीसरे फेज में जा सकेंगे। रूल्स बिल्कुल साफ थे और सभी लोग उन्हें अच्छी तरह समझ चुके थे। जेंग ने फिर कहा, अब आप सभी लाइन बनाकर लाइट पिलर्स के अंदर प्रवेश करें और ग्रैंड एग्जाम शुरू करें। जोरदार हलचल के साथ लोग तुरंत कई कतारों में खड़े हो गए। एक कैंडिडेट लाइट पिलर के पास गया। ऊपर से एक रोशनी की किरण उस पर गिरी और वह सीधे पिलर के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में तुम्हारी बारी भी आ गई और तुम भी अंदर प्रवेश कर गए। पिलर के अंदर एक बहुत ही अजीब जगह थी। तुम वहां बिल्कुल अकेले थे। चारों तरफ सब कुछ सफेद और खाली दिखाई दे रहा था। तभी एक रोशनी ने तुम्हें स्कैन किया और तुम्हारी जानकारी सामने दिखाई देने लगी। कैंडिडेट नेम लिमोरन, कैंडिडेट नंबर 02160175280, बीस्ट मास्टर, टैलेंट मिस्टीरियस, एफ रैंक, रजिस्टर्ड बीस्ट, टाइप कथूलू। इसी बीच एग्जाम एरिया के बाहर बने पवेलियन में सफेद रोब पहने एक बूढ़ा आदमी नीचे खड़े लाइट पिलर्स को लगातार देख रहा था और हर कैंडिडेट की स्थिति पर नजर रख रहा था। वही इस सेशन का चीफ एग्जामिनर जेंग था। अचानक रोशनी चमकी और कई मिडिल एज्ड आदमी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। वे भी इस एग्जाम के एग्जामिनर्स थे और जेंग की मदद करने के लिए नियुक्त किए गए थे। उनमें से एक एग्जामिनर ने कहा, मास्टर जेंग, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। जेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करते हैं। तुरंत एग्जामिनर्स के सामने कई इंफॉर्मेशन पैनल्स दिखाई देने लगे और उनमें तुम्हारी जानकारी सबसे ऊपर थी। एक एग्जामिनर बोला, तो यही है इस साल मॉक एग्जाम का टॉप कैंडिडेट। लेकिन ये क्या, इसका टैलेंट तो एफ रैंक है। दूसरे ने कहा, उसकी एकेडमी के डायरेक्टर के अनुसार इस कैंडिडेट ने चेन टैलेंट अवेकन किया है। तीसरा एग्जामिनर चौंक गया। चेन टैलेंट? सच में? यह तो अविश्वसनीय है। लगता है इस साल यूलिन चेंग फिर से एक बड़ा जीनियस देने वाला है। किसी ने कहा, लेकिन इसकी समंड बीस्ट थोड़ी अजीब है। मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। दूसरे एग्जामिनर ने जवाब दिया, शायद यह उसके चेन टैलेंट की वजह से म्यूटेशन हुआ होगा। सुना है उसके चेन टैलेंट ने उसकी समंड बीस्ट में बदलाव कर दिया है। एग्जामिनर्स आपस में तुम्हारे बारे में चर्चा करने लगे और सभी तुम्हारे बारे में काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। तभी जेंग ने कहा, ठीक है,
पहले स्पिरिचुअल पावर टेस्ट से शुरू करते हैं। देखते हैं इस लेमोरान का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स कितना है। तुरंत टेस्ट ऑर्डर भेज दिया गया। एग्जाम एरिया के अंदर एक टेस्ट स्टेले प्रकट हुई और सभी कैंडिडेट्स ने टेस्ट देना शुरू कर दिया। कैंडिडेट जाओवे, टैलेंट आर रैंक, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 1276। कैंडिडेट लियमिन, टैलेंट आर रैंक, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 1003। कैंडिडेट गोजिंग, एस रैंक टैलेंट, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 2038। स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स लगातार डिस्प्ले होते रहे और एग्जामिनर्स उन्हें ध्यान से देखते रहे। एक बीस्ट मास्टर का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स उसकी समंड बीस्ट की ताकत से जुड़ा होता है। आमतौर पर जब समंड बीस्ट ग्रोथ फेज में पहुंचती है तो बीस्ट मास्टर का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 1000 से ऊपर चला जाता है। अगर 1000 से कम है तो इसका मतलब होता है कि या तो टैलेंट बहुत कमजोर है या समंड बीस्ट की क्वालिटी बहुत कम है। इस साल के एग्जाम के अपने रूल्स थे। जिन स्टूडेंट्स का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 1000 से कम होगा वे इस टेस्ट में फेल माने जाएंगे। उसी समय लुजिनगोंग पूरे आत्मविश्वास के साथ टेस्ट स्टेले के पास गया और अपना हाथ उस पर रख दिया। तुरंत घोषणा हुई, कैंडिडेट लुजोंग, एसएसएस रैंक टैलेंट, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 4216। यह सुनते ही कई एग्जामिनर्स चौंक गए। 4000 से ज्यादा? इसने तो पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे एग्जामिनर ने कहा, सही कहा, पिछला रिकॉर्ड 10 साल पहले बना था। एक एएसएस रैंक टैलेंट वाले कैंडिडेट ने बनाया था और उसका इंडेक्स मुश्किल से 3000 के थोड़ा ऊपर था। सभी एग्जामिनर्स लुजिंगोंग की परफॉर्मेंस देखकर हैरान थे। लेकिन उसी समय एक और रिजल्ट सामने आया जिसने उनकी आंखें और भी ज्यादा खोल दी। कैंडिडेट लिमोरान, एफ रैंक टैलेंट, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 12678। 12000 से ज्यादा? एग्जामिनर्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 10,000 से ऊपर का स्कोर आमतौर पर तभी मिलता है जब समंड बीस्ट मैच्योरिटी फेज में पहुंच चुकी हो। एक एग्जामिनर घबराकर बोला, यह असंभव है। 10,000 से ऊपर का इंडेक्स, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या टेस्ट स्टेले खराब हो सकती है? जेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने खुद जाकर ध्यान से जांच की और फिर राहत की सांस ली। हाँ, सच में इसमें खराबी है। एक दूसरी टेस्ट स्टेले लाओ और उससे दोबारा टेस्ट करवाओ। यह सुनते ही बाकी एग्जामिनर्स के चेहरे भी थोड़ा शांत हो गए। हाँ, अब बात समझ में आती है। स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? तो स्टीले ही खराब थी, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। इसी बीच तुमने अभी अभी टेस्ट खत्म किया था और तुरंत तुम्हें दोबारा टेस्ट करने का आदेश मिल गया। तुम पूरी तरह उलझन में थे, लेकिन तुम्हारे पास दोबारा टेस्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घोषणा फिर हुई, कैंडिडेट लिमोरन, एफ रैंक टैलेंट, स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 18,762। 18,000! ये देखकर एग्जामिनर्स अपनी सीटों से लगभग उछल पड़े। वे रिजल्ट को घूरते रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जेंग ने तुरंत टेस्ट स्टेले को फिर से जांचा, लेकिन इस बार रिजल्ट साफ बता रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। स्टेले खराब नहीं थी, इसका मतलब रिजल्ट सच था। यह कैसे संभव है? एक एग्जामिनर बोला, स्पिरिचुअल पावर टेस्ट में 18,000 का स्कोर इतिहास में कभी नहीं देखा गया। 18,000 तो छोड़ो, 8,000 तक का स्कोर भी कभी नहीं आया। सभी एग्जामिनर्स जेंग की ओर देखने लगे। अब क्या करें? जेंग ने मजबूरी में फैसला किया, फिलहाल इसे इस टेस्ट के लिए फुल मार्क्स दे दो और अगला टेस्ट शुरू करो। बाकी एग्जामिनर्स के पास भी मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद अगली घोषणा हुई, अब समंड बीस्ट ब्लड लाइन टेस्ट होगा। सभी कैंडिडेट्स अपनी क्रीचर्स को समन करें। एग्जाम हॉल में आदेश दिया गया और कैंडिडेट्स ने एक एक करके अपनी क्रीचर्स को समन करना शुरू किया। तुमने भी तुरंत कथुलू को समन कर दिया। तभी एक स्कैनिंग लाइट कथुलू पर पड़ी और रिजल्ट सामने आया। क्रीचर नेम कथुलू, ब्लड लाइन मिथिकल। यह सुनते ही चारों तरफ हैरानी की हलचल फैल गई। एग्जामिनर्स जब कथुलू की स्टैट्स देखने लगे तो वे पहले से भी ज्यादा हैरान रह गए। मिथिकल ब्लड लाइन? मैं सपना तो नहीं देख रहा? पूरे देश में मिथिकल ब्लड लाइन वाली क्रीचर्स की संख्या 100 से भी कम है। तभी झेंग की तेज नजर ने एक और अजीब बात नोटिस की। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इसकी ब्लड लाइन संदिग्ध है। हो सकता है यह मिथिकल लेवल से भी ऊपर हो। एग्जामिनर्स एक दूसरे को देखने लगे। ऐसी क्रिएचर के सामने कोई शक ही नहीं था।
इसलिए लिमोरान को इस टेस्ट में भी फुल मार्क्स मिल गए। जेंग ने अपने मन का झटका दबाया और कहा, अब इसकी कॉम्बैट पावर इवैल्यूएशन देखते हैं। तुरंत कथूलू की और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सामने दिखाई देने लगी। पावर इवैल्यूएशन ऑफ कथूलू, स्ट्रेंथ SSS प्लस, एजिलिटी SSS प्लस, स्पिरिट बियॉन्ड लिमिट अनडिटेक्टेबल, कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड लिमिट अनडिटेक्टेबल, स्किल्स SSS प्लस, ओवरऑल रेटिंग SSS प्लस। ये देखकर एग्जामिनर्स फिर स्तब्ध रह गए। एग्जाम सिस्टम की इवैल्यूएशन की एक लिमिट होती है और वह लिमिट ग्रोथ फेज क्रिएचर की थियोरेटिकल मैक्सिमम पावर के बराबर होती है। उस लिमिट तक पहुंचने पर SSS रेटिंग मिलती है, लेकिन कथूलू के कई पैरामीटर्स उस थियोरेटिकल लिमिट से भी ऊपर चले गए थे, इसलिए रिजल्ट में प्लस जोड़ दिया गया था। उसका स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना ज्यादा था कि एग्जाम सिस्टम उन्हें माप ही नहीं पाया और उन्हें अनडिटेक्टेबल दिखा दिया गया। एक एग्जामिनर बोला, अब समझ आया कि लिमोरन का स्पिरिचुअल पावर इंडेक्स 18,000 क्यों है। उसकी क्रिएचर बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी टेस्ट की लिमिट तक पहुंच चुकी है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो उससे भी ऊपर है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एग्जामिनर्स को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी समझ उलट गई हो। लिमोरान ने जैसे उनके पूरे लॉजिक को ही तोड़ दिया था। जेंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर बोला, इसे भी मैक्सिमम स्कोर दे दो, अब इसकी कॉम्बैटिबिलिटी देखते हैं। उसी समय एग्जाम हॉल का माहौल बदल गया। हर कैंडिडेट के सामने एक वुडन ट्रेनिंग डमी प्रकट हो गया। घोषणा हुई, कैंडिडेट्स अपनी क्रीचर की सबसे शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल करके इस डमी पर हमला करो। कथूलू अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में सिर्फ 3 स्किल्स रखता था और उनमें सबसे शक्तिशाली स्किल थी टेंटेकल अटैक। तुमने तुरंत कथूलू को अटैक करने का आदेश दिया। क्रैक! एक तेज आवाज आई। कथूलू ने अपने टेंटिकल्स डमी के चारों तरफ लपेटे और हल्का सा दबाव डाला और डमी तुरंत चूर चूर होकर धूल बन गया। यह देखकर तुम खुद हैरान रह गए। क्या इतनी जल्दी टूट गया? ये डमी तो बहुत कमजोर है। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि बाहर बैठे एग्जामिनर्स तुमसे भी ज्यादा हैरान थे। उनमें से एक बोला, यह ट्रेनिंग डमी तो एक अडल्ट स्टेज बीस्ट के फुल पावर अटैक को भी सह सकता है और इसने उसे एक झटके में तोड़ दिया। दूसरे ने कहा, इसकी क्रीचर की पावर पूरी तरह स्टैंडर्ड से बाहर है। तोड़ना तो ठीक था, लेकिन इस तरह धूल बना देना, यह सच में मॉन्स्टर है। थोड़ी चर्चा के बाद तुम्हारा रिजल्ट फिर रिकॉर्ड कर लिया गया, एक बार फिर मैक्सिमम स्कोर। इसके बाद जेंग ने अगला टेस्ट घोषित किया, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में कई छोटे छोटे इवैल्यूएशन थे, जैसे कैंडिडेट और उसकी बीस्ट की एफिनिटी, कॉम्बैट सिनर्जी, इमरजेंसी रिएक्शन और कई अन्य चीजें। बिना किसी शक के तुमने हर टेस्ट में फुल मार्क्स हासिल कर लिए। समय बीतता गया और एक एक करके सारे टेस्ट्स पूरे होते गए। फिर एग्जाम स्पेस एक बार फिर बदल गया। हर कैंडिडेट के सामने एक खतरनाक बीस्ट प्रकट हुई। तुम्हारे सामने जो बीस्ट खड़ी थी वह एक विशाल टाइगर था, जिसके पूरे शरीर पर तेज धार वाली ब्लेड्स लगी हुई थी। जब वह गुस्से में आता तो उसके शरीर की ब्लेड्स चमकने लगती थीं और वह बेहद खतरनाक दिखता था। तुमने उसे तुरंत पहचान लिया, यह ब्लेड टाइगर है। सुना है कि यह बीस्ट पैदा होते ही कम से कम लेवल 20 की होती है। सच में मुझे कोई रियायत नहीं दी जा रही। तभी घोषणा हुई, फाइनल टेस्ट, क्राइसिस रिएक्शन एबिलिटी। सभी कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके से ब्लेड टाइगर के हमले से 3 मिनट तक सर्वाइव करना होगा, तभी आप इस टेस्ट को पास करेंगे। ये सुनते ही सभी कैंडिडेट्स तुरंत हरकत में आ गए। उनके सामने खड़ा ब्लेड टाइगर बहुत शक्तिशाली था और साफ दिखाई दे रहा था कि उसे जानबूझकर कैंडिडेट्स की बीस्ट्स से ज्यादा ताकतवर चुना गया है। इस टेस्ट का असली उद्देश्य यह देखना था कि कैंडिडेट्स ऐसे दुश्मन का सामना कैसे करते हैं जिसे वे सीधे हराने की ताकत नहीं रखते। तुम भी तुरंत एक्शन में आ गए। एक पल में ही कथुलू के टेंटिकल्स बिजली की तरह आगे बढ़े और सीधे ब्लेड टाइगर को भेदते हुए निकल गए। ब्लेड टाइगर को हमला करने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल वह कथुलू के वार से टुकड़ों में बिखर गया। सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। बाहर ये दृश्य देख रहे एग्जामिनर्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनमें से एक हकलाते हुए बोला, वह सच में ब्लेड टाइगर को मार गया। जिस टाइगर को उसे दिया गया था वह तो लेवल 25 का था। एक एग्जामिनर ने घबराकर पूछा, प्रोफेसर जेंग, अब इसे कैसे स्कोर दें? जेंग ने बेबस होकर कहा, इसे भी मैक्सिमम स्कोर दे दो।
मुझे लगता है इसकी रिएक्शन एबिलिटी को टेस्ट करना ही असंभव है। बाकी एग्जामिनर्स ने भी यह सुनकर लाचार सा चेहरा बना लिया। उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बोला, अब सिर्फ आखिरी टेस्ट बचा है, थ्योरेटिकल एग्जाम, सही? दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी यह मैक्सिमम स्कोर ही ले आएगा। यह सुनकर एक एग्जामिनर थोड़ा शक में पड़ गया। मैक्सिमम स्कोर थ्योरेटिकल टेस्ट में? इसके लिए बीस्ट्स के बारे में बेहद गहरी नॉलेज चाहिए। आमतौर पर तो इसमें फुल मार्क्स मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। जेंग ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, एक बात है जो तुम लोग नहीं जानते। इन 3 सालों में यह छात्र हमेशा थ्योरेटिकल एग्जाम्स में फर्स्ट आया है, और हर बार फुल मार्क्स के साथ। वह आगे बोला, बाकी टेस्ट्स को इसने जितनी आसानी से पास किया है, उसे देखकर धोखा मत खाना। थ्योरेटिकल एग्जाम असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर बाकी एग्जामिनर्स और भी ज्यादा हैरान रह गए, और उनके मन में तुम्हारे लिए सम्मान और बढ़ गया। इतनी भयानक ताकत रखने वाला कैंडिडेट और साथ ही इतनी गहरी थ्योरेटिकल नॉलेज, ऐसा कॉम्बिनेशन बेहद दुर्लभ होता है। उनमें से एक धीरे से बोला, लगता है इस साल ईजन एकेडमी इसे जरूर अपने यहां ले जाएगी। दूसरा एग्जामिनर बोला, सिर्फ आइजन एकेडमी ही क्यों, अगर ये इसी तरह प्रदर्शन करता रहा तो ये इस साल का नेशनल टॉप कैंडिडेट भी बन सकता है।